नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नॉवल एजेस बाय दिल, जिसकी राइटर है फातिमा अमरीन। तो ये एक कंप्लीट नॉवल है। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आए। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नॉवल को बगैर किसी देर के। अभी वो समीर के दिए जाने वाले धक्के से संभल नहीं पाई थी कि पटाख पटाख की आवाज़ें आई। ज़रा संभल कर उसने मुड़कर देखा। समीर की बेदाग सफ़ेद शर्ट अब लालो लाल हो रही थी और गालबन इस नागहानी अवतार से बचाने के लिए समीर ने उसका बाजू पकड़कर अपने सामने से उसे हटाया था। ये क्या हुआ? वो ऐसे इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए हैरत से समीर को देखने लगी, मगर वो दोनों हाथ कमर पर रख के सामने किसी को खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। जालिम नज़रों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगी, ओ जाने जाना मर जाऊंगी। मुतरन्नुम सी आवाज़ पर शुमाइम ने रुख बदल कर देखा। हाय कज़न, कैसी हो? शुमाइम ज़ुबैर अली। ठीक पहचाना? शोल्डर कट बालों वाली प्यारी सी लड़की शुमाइम के सामने हाथ फैलाए खड़ी थी। जी आप। उसने बौखलाकर उसका हाथ थामा था। रूबी ज़फ़र, आपके दूसरे नंबर के मामू के तीसरे नंबर की बेटी। मुझसे बड़े 2 भाई हैं, फरजाद और तौसीक। फरजाद भाई मैरिड है, बल्कि 2 क्यूट से बच्चों के अब्बा जान भी। और तौसीक। रूबी, ये क्या बदतमीज़ी है? ज़ोरदार धाड़ पर आंखें फाड़े रूबी की ज़बान की रफ्तार पर गौर करती शुमाइम हकीकतन उछल पड़ी थी। कहाँ किधर? रूबी ने इधर उधर मतलाशी नज़रें दौड़ाई। इधर, यहाँ। समीर ने एक झटके से उसका रुख अपनी तरफ किया और उंगली से अपनी शर्ट की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारी शर्ट है गालबन, इसे बदतमीज़ी कहने लगे हैं। जदीद लुग़त में वो बेहद संजीदगी से दरियाफ्त कर रही थी। बदतमीज़ी इस टमाटर को कहते हैं जो मेरी शर्ट को गुले गुलजार बना रहा है। वो दांत कचकचा कर बोला। वाकई? मगर ये टमाटर तुम्हारी शर्ट पर क्या कर रहा है? उसने इंतहा की हैरत से पूछा। जी, यही मैं आपसे दरियाफ्त कर रहा हूँ मोहतरमा। समीर का अंदाज बदस्तूर था। लो भला, मुझे क्या पता। अरे शुमाइम, आप अब तक यहीं खड़ी हैं, अंदर चलिए भाई, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। रूबी अचानक पलटी और उसका हाथ पकड़कर खींचा, मगर समीर ने इससे ज़्यादा फुर्ती से सामने आकर उनका रास्ता रोक लिया। पहले तो तुम मुझे ये बताओगी कि ये हरकत क्यों की तुमने, फिर ये बताओगी कि ये शर्ट इसी हालत में दादों के पास पहुंचाऊं या तुम खुद धो दोगी? वो बहुत इत्मीनान से कफ के बटन खोल रहा था। शर्म करो समीर, मुझ जैसी शरीफ लड़की पर। बस तुम्हारी शराफत के बयान मुझ पर असर नहीं कर रहे। मेरे सवालों का जवाब दो जल्दी। वो उसी इत्मीनान से शर्ट के बटन खोलने लगा। कमाल है, तुम मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हो। बताओ ज़रा शुमाइम, क्या तुमने देखा था मुझे? हैरत और परेशानी से उन दोनों को देखती शुमाइम को रूबी ने अचानक दरमियान में घसीटा तो वो बिला इरादा ही नफ़ी में सर हिलाने लगी। इसे मत घसीटो बीच में, ये बहुत मासूम लड़की है, जो तुम कर गुजरती हो वो ये बेचारी सोच भी नहीं सकती। समीर ने शर्ट उतारते हुए शुमाइम के घबराए चेहरे पर नज़र डाली। मासूम, बेचारी। रूबी ने आंखें नचाते हुए सर तपा शुमाइम का जायज़ा लिया। क्या बात है साईं, मुझे तो खैर नज़र नहीं आती है। ठीक है, मैं दादों के पास जा रहा हूँ। वो रूबी को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करके पलट गया। दाढ़ी शौक सानवन झो, घरनिया न आहन, बहुत शौक से जाओ, वो घर पे नहीं है। आइए शुमाइम, अंदर चलिए। रूबी ने उससे कहकर शुमाइम से उर्दू में बात की और उसे साथ लेकर अंदर आ गई। मीरपुर खास के उस आबाई वसी और अरीज हवेली नुमा घर में शुमाइम पहली बार आई थी। उस एक घर के चारों पोर्शंस इतने वसी रकबे पर बने हुए थे कि शुमाइम को अपना 3 कनाल पर मुश्तमिल कराची के पोश इलाके में बना जदीद तर्ज का घर भी अब छोटा महसूस हो रहा था। अंदर आने के बाद लोगों का हजूम देखकर वो मज़ीद बौखलाहट का शिकार हुई थी जब समीर कपड़े बदल कर उस बड़े से हॉल नुमा कमरे में आया जहाँ अमूमन तमाम कज़न्स की महफिल जमा करती थी। तो शुमाइम के चेहरे पर सिवाय हैरत और हौनकपन के कुछ न था। हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा था और वो चुपचाप सबको देख रही थी। मोमो, मेरा ख्याल है अब तुम थोड़ी देर आराम करो, ज़रा फ्रेश हो जाओगी, फिर सबसे तफसीली तारुफ करवा लेना। तब तक दादो भी आ जाएंगी, वो पड़ोस में गई हुई हैं। चलो आ जाओ। समीर गोया उसका निजाते दहंदा बनकर आया था। उसने नहायत फुर्ती से बैग उठाकर उठ खड़ी हुई। कहाँ? वसाई। उसने समीर से उससे साथ चलने का इशारा करते हुए किसी को आवाज़ दी। हाजिर साईं। थोड़ी देर बाद मैरून कपड़ों में मलबूस एक लड़की अंदर से बरामद हुई। बीबी खैन हुंजी, कमरे में वड्डी वंज मोंग की माइंडी। शाबाश, बीबी को उनके कमरे में ले जाओ और मुझे खाना दो। समीर ने उसे हदायत दी और शुमान तशक्कुर अमीज़ नज़रों से उसे देखते हुए अंदर चली गई। वसाई उसे कमरे में पहुंचाकर वापस चली गई और वो कमरे का जायज़ा लेते हुए खासी हैरत हो रश से यहाँ के लोगों की सकाफ़त से दिलचस्पी के बारे में सोच रही थी, मगर मम्मा के किसी तर्ज अमल में ऐसा कोई टच नहीं है। हैरत की बात है, उसकी जहनी रूह अपनी माँ की तरफ मुड़ी और उसे बेख्तियार ही उनकी याद आने लगी। वो उनके बगैर आई थी और वो भी ऐसी जगह जहाँ वो पहले कभी नहीं आई। आना तो वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी, मगर मम्मा ने उसे इतना मजबूर किया कि वो उन्हें इनकार नहीं कर सकी।
मुझे हैरत है मोमो, जिन लोगों के बारे में जानने का तुम्हें इस कदर शौक था वहाँ जाना नहीं चाह रही हो, आखिर वजह क्या है? हरीम ने बहुत हैरत से उससे पूछा था। वह जवाबन वो कितनी देर तक खामोशी से उन्हें देखती रही थी। मम्मा मुझे डर लगता है कहीं मैं अपने आप से किए वादों से फिर न जाऊँ। मम्मा मैं आपका एतबार खोना नहीं चाहती। वो नहायत आहिस्तगी से बस इतना ही कह पाई थी। मोमो बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मेरा एतबार इतना कच्चा नहीं कि महज लोगों से मिलने मिलाने में टूट जाए। तुम बाहर निकलो, दुनिया को फेस करो, सिर्फ खुद पर काबू रखना सीखो बस। वो झुंझला कर कह रही थी। बस? ये बस नहीं है मम्मा, कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है। मैं बेबस हो जाने से डरती हूँ। वो बहुत आजिज़ी से कह रही थी। फॉर गॉड सेक मोमो, मुझे तुम पर एतबार है, आई रियली ट्रस्ट यू। हरीम का अंदाज बदस्तूर था। मगर मुझे खुद पर एतबार नहीं, प्लीज़ मम्मा। उसकी आंखों में अजीब सी वहशत दर आई थी। व्हाट नॉनसेंस, तुमने कॉन्वेंट और हॉस्टल्स में रह कर पढ़ा लिखा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसे मैंने अपना मान दिया, एतमाद दिया, हर किस्म की आज़ादी दी, इख्तियार दिया, कभी अपनी पसंद नापसंद तुम पर नहीं ठूंसी, और तुम कहती हो कि तुम्हें खुद पर एतमाद नहीं। किसी गांव देहात में अखड़ बाप और जाहिल गवार माँ के जूते खाकर पलने वाली अहमक लड़की की तरह तुम्हें खुद पर एतमाद नहीं। मेरी सारी मेहनत तुम सिर्फ एक जुमले में गारत करना चाहती हो, एक उम्र की रियाजत खाक करना चाहती हो। हाँ, सिर्फ एक जुमले में मेरी तमाम तरबियत की नफ़ी कर सकती हो। तुम बोलो। शुमाइम चुपचाप उनकी गर्दन की तनी हुई रखें और सांस की गैर मामूली रफ्तार देखती रही। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा तो कई बार हो चुका था। क्यों? ये शुमाइम नहीं जानती थी। मम्मा वो एक एतबार जो आपने मुझ पर किया है, उसने मुझे बुज़दिल बना दिया है। मैं डरने लगी हूँ उस वक्त से जब कभी मैं इस इख्तियार और आज़ादी में मगन होकर वो हद पार कर जाऊँ जो आपने तमाम तर इख्तियारात देने के बाद मेरे सामने लगाई है। अब क्यों ढूंढूँ वो चश्मे करम, होने दे सितम बलाए सितम। मैं चाहता हूँ ए जज्बाए गम, मुश्किल पर बस मुश्किल आ जाए, ए जज्बाए दिल कर मैं चाहूँ। नहीं मम्मा, मैं आपकी किसी बात की नफ़ी नहीं कर सकती। हस्बे दस्तूर वो दिल में उठते तूफ़ान से बेनियाज कह रही थी। ठीक है तो फिर अपना सामान पैक करो, कल समीर आएगा तुम्हें लेने। समीर? वह हैरत से पूछ रही थी। क्यों, आप नहीं चलेंगी? नहीं, मुझे बहुत काम है यहाँ भी। ज़ुबैर भी परेशान हो जाएंगे। वैसे भी मुझे वहाँ बार बार जाने का कोई शौक़ नहीं, ये तो तुम्हारे पापा का ही दिल लटका रहता है वहाँ, वो नखवत से कह रही थी। तो मम्मा मुझे वहाँ क्यों भेज रही हैं? वो अपने अंदर के शोर से घबरा गई। ताकि वो लोग तुम्हें देखें, हरीम शाह की तरबियत को देखें, शुमाइम ज़ुबैर अली की खुद एतमादी और जहानत को जितना खराज मिलेगा वो सब मेरी तरबियत, मेरी मेहनत का फल होगा, ताकि मेरी माँ को अपनी तंग नज़री और कम ज़रफ़ी का एहसास हो सके। मालूम होना चाहिए कि मेरी तरबियत और उनकी तरबियत में फ़र्क सिर्फ एतमाद का है। सिर्फ एक एतमाद से नफ्स के मुँह ज़ोर घोड़े को काबू किया जा सकता है। हरीम के तासुरात नाकाबिल फ़हम थे। मम्मा आप शादी में शिरकत के लिए भी नहीं आएंगी। शुमाइम जानती थी कि उसकी मम्मा अपनी बातों की कोई वजाहत देना पसंद नहीं करेगी, इसलिए उनका जहन बटाने की कोशिश की। आऊँगी सिर्फ चंद घंटों के लिए और इसके बाद वापस। तुम जब तक चाहो रह सकती हो वहाँ। बाबा ने समीर को भेजा ही सिर्फ तुम्हें लेने के लिए है। वो मुस्कुराई तो शुमाइम एक गहरी सांस लेकर रह गई। अरे हाँ, वो तौसीक का फ़ोन आया था कल। बड़ी नाकाबिल फ़हम बातें करता है वो लड़का। उसका भी शायद कल मीरपुर जाने का प्रोग्राम था, मगर तुम लोगों के प्रोग्राम का इल्म होने के बाद उसने अपना प्रोग्राम एक हफ़्ते के लिए कैंसिल कर दिया। कहने लगा, पुप्पो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मुझे जान से ज़्यादा चाहने वाली पुप्पो का सर किसी मकाम पर महज मेरी वजह से झुक जाए। उन्होंने सर झटका। बहुत गुमान है खुद पर उसे। जानता नहीं है कि शुमाइम मेरी बेटी है और वो खुद कभी ऐसा नहीं होने देगी। ये तौसीक हैदर शाह किस खेत की मोली है। मैंने भी कह दिया कि मुझे अपनी औलाद पर भरोसा है और ये भरोसा काफ़ी है। मम्मा प्लीज़ मुझे रोक ले, मुझे वहाँ मत जाने दे, कहीं आपका एतमाद रेज़ा रेज़ा ना हो जाए। प्लीज़ मम्मा प्लीज़। वो अपने अंदर के शोर से घबराकर उठ खड़ी हुई। क्या हुआ? हरीम ने हैरत से उसको देखा। कुछ नहीं, मैं चलती हूँ मम्मा। वो पलटकर तेज़ कदमों से बाहर निकल गई। वो शावर लेकर सो गई थी। जब उठी तो शाम ढल रही थी। उसने दीवार पर लगे कद आदम आईने में अपना जायज़ा लिया। पिंक कॉटन के सूट पर स्याह कश्मीरी कढ़ाई से बोझल दुपट्टा लिए वो खासी फ्रेश लग रही थी। खुले बालों की चुटिया बनाकर उसने दुपट्टा ऊपर लिया और बाहर आ गई। साईं, आप इधर क्यों खड़ी हैं? आंगन में चलिए, बड़ी बीबी आपको देखने के लिए बेचैन है। अभी शुमाइम आगे बढ़ने के लिए सिमत का तायन कर रही थी कि वसाई ने आकर उसकी मुश्किल हल कर दी और उसे साथ लिए सहन में आ गई। वहाँ पीपल की छाँव में बिछी चारपाई पर एक उम्र रसीदा खातून दराज थी और उनके गिर्द अधेड़ उम्र ख़वातीन बैठी महवे गुफ्तगू थी। उनमें से एक पानदान खोले पान बनाने में मसरूफ़ थी और उनकी नज़र सबसे पहले शुमाइम पर पड़ी थी।
अम्मा, शमाइम बनी बनाई हरीम है, ज़रा देखिए तो। उनके लहजे में मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था। वो उम्र रसीदा खातून बेख्तियारी उठ बैठी और रुख मोड़कर उसे देखने लगी। आओ आओ बेटी, यहाँ आओ, एक खातून ने शफ़क़त से उसे पास बुलाया। वो चंद लम्हे उनको देखने के बाद आगे बढ़ी और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। तमाम ख़वातीनें बारी बारी उसको गले लगाया और प्यार किया। वो सब उसकी मेहमानियाँ थी। सबसे आखिर में उन खातून ने अपना तारुफ़ करवाया जो पान बनाकर सबको दे रही थी। मेरा नाम रोमाना है। मैं और मेरे बच्चे तुम्हारी माँ के बहुत मकरूज़ हैं। उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत और उसके खलूस के मकरूज़। तुमसे मेरा रिश्ता बहुत अलग है, बहुत ख़ास। वो उसे गले लगाए कह रही थी। छोटी मामी तौसीक की वालदा। शमाइम ने अलग होकर बहुत गौर से नहीं देखा था। फिर वो उन उम्र रसीदा खातून के पास पलंग पर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम नानी जान, वो नहायत अदब से मुखातिब हुई थी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी माँ को साथ आने की तौफीक नहीं हुई। जवान बेटी को अकेले भेजते हुए दिल ना काम पा उसका। लहजे में नरमी मगर अल्फाज में सख्ती। इस पहली मुलाकात में तो वो बहुत कुछ तवक्को कर रही थी, मगर ये अंदाज़। उसने बहुत हैरत से अपनी नानी को देखा था। उनके बारे में सुना था कि वो उससे मिलने के लिए बहुत बेताब रहती है। मोहब्बत के इज़हार का ये कोई नया अंदाज़ है क्या? वो सिर्फ हैरान थी। कम अज़ कम उनसे वो ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रही थी। मम्मा दरअसल बिज़ी थी, वो शादी वाले दिन ही आ सकेंगी, इसीलिए मुझे भेज दिया ताकि आप लोग फील ना करें। उसने बात बनाई तो वो मुस्कुराने लगी। माँ का दफ़ा कर रही हो, अच्छी बात है, मगर मुझसे बात करते वक्त याद रखना कि मैं तुम्हारी माँ की भी माँ हूँ। मेरे सामने उसको बचाने की ज़रूरत नहीं। उसकी आदतों खसाइल को जितना मैं जानती हूँ उतना तुम अगले 20 बरसों में भी शायद ही जान सकोगी। बात तो सच थी। वो बेसाख्ता ही मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ नानी जान, मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूँगी। बहुत समझदार मालूम होती हो। लगता नहीं कि किसी नादान हाथों में पली बड़ी हो। उन्होंने बहुत गौर से उसकी सादगी और ढके हुए सर को देखा था। तुम्हारी माँ तो बहुत नाराज़ रहती होगी तुमसे अमूमन। या अल्लाह, इस घर का हर फर्द दिलों का हाल जानने में माहिर है क्या? हैरत से उन्हें देखते हुए उसे बेख्तियारी तौसीक याद आया था। यहाँ आए हुए तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा हो रहे हैं, मगर तुम अब तक घुल मिल नहीं सकी हो हम लोगों में। तुम वाकई इतनी रिज़र्व हो या हमारे शहर में अनईज़ी फील कर रही हो? अवैस मामू की सैरिश उसके पास आकर बैठ गई और अब उससे पूछ रही थी। ये बात नहीं है सैरिश, समीर साहब का हुक्म होगा। रूबी ने हस्बे साबिक आंखें नचाकर सिंधी में बात करते हुए समीर को देखा तो शमाइम ने बेख्तियारी समीर को देखा। वो जज्बुज़ होकर रूबी को घूर रहा था। हैं रूबी, सैरिश ने आंखें निकाल कर कहा तो रूबी हंस पड़ी। मर्द का क्या भरोसा, लेकिन मेरा एतबार आप कर सकती हैं रूबी। मुझे मालूम है कि समीर आपके साथ इंगेज्ड है। शमाइम ने मुस्कुराकर कहा तो रूबी खफीफ सी हो गई। इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए मोहतरमा। कराची में क्लास 3 से सिंधी पढ़ाई जाती है और ये खातून खैर से भी फ़ारसी कर चुकी है। समीर अब लुत्फ़ ले रहा था। वो शमाइम, मैं मजाक कर रही थी, मैं, रूबी ने कहना चाहा, मगर शमाइम ने उसे टोक दिया। कम ऑन रूबी, आपको ये मजाक था वो का बैनर उठाए की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर मैं रखती हूँ। उसने बहुत लतीफ़ सा तंज़ किया तो रूबी मज़ीद शर्मिंदा हो गई। वैसे तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है सैरिश, मैं बाय नेचर ही थोड़ी रिज़र्व हूँ और मेरी नेचर हर शहर में यकसा रहती है। वो अब सैरिश से मुखातिब हुई। पता है शुमाइम, आपसे मिलने के बाद एक ख्याल आया था मेरे जहन में। रूबी भी गाना वाना छोड़ छाड़ अब उनके नज़दीक ही आ बैठी थी। क्या? शुमाइम ने सवालिया अंदाज में उसे देखा। आपको हमसे मिलते रहना चाहिए था। उसकी बात पर शुमाइम खामोश रही। इस बात का जवाब खुद उसके पास भी नहीं था। वाकई बड़ा जुल्म किया पुप्पो ने हम लोगों पर। अब तो यह अजनबियत की दीवार गिरते गिरते ही गिरेगी, सैरिश ने कहा। वो अब भी खामोश रही। उसे अपने दिल की बात इस तरह बिला कहने की आदत कभी नहीं रही थी और वो हैरान होती थी अपनी फ्रेंड्स को देखकर जिनकी शरारतें और शोखियाँ हर वक्त अरूज पर रहती थी। लड़ना झगड़ना रूठना मनाना, इन चीज़ों से उसकी कोई वाकफियत नहीं थी और अब वो यहाँ अपनी कज़न्स को देखकर हैरान होती थी। बिला वजह हंसना और घंटों बेतकान बोलना उनके लिए कोई अहम मसला नहीं था। शुमाइम ने उन सबको सिर्फ नानी जान के सामने मुअद्दिब और संजीदा देखा था, वरना वो अपने वालिदैन और दूसरे बुज़ुर्गों को भी नहीं बख्शते थे। मोमो, आप ही की खामोशी गवाह है कि उन्हें कोई अफसोस नहीं तुम्हारी दूरी का। सैरिश से छोटा अहमर अभी अभी अंदर आया था। उसने आते ही फरजाद भाई को चपत लगाई। हनी को चुटकी भरी ढोलक बजाती फरहा की पोनी खींची और धम से उन लोगों के नज़दीक बैठकर सैरिश को चिढ़ाते हुए कहा, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि यहाँ से वापस जाकर ये शुक्राने के नफल पढ़ेंगी। क्यों आप ही? वो एकदम उसकी हरकतों के नतीजे में मचने वाले शोर पे हैरान होती शुमाइम की तरफ मुड़ा। लम्हा भर के लिए वो गड़बड़ा गई। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपकी बात से इनकार की जुर्रत नहीं मुझ में।
अरे समीर भाई, आज पता है क्या हुआ? वो मुस्कुराकर कहते हुए समीर की तरफ मुड़ा। किसी लड़की से पीटे हो? समीर ने घूर कर उसे देखा। अस्तग़फ़ार, बद्दुआएं दे रहे हैं, वो भी मुंह भर के। फिर आज फराज ने बसंती खाला की मानों का खात्मा कर दिया। क्या, कैसे? समीर अपनी जगह से उठ बैठा। कैसे? बस दुम से पकड़कर 4 चक्कर दिए और इन्ना लीला पढ़कर दुम छोड़ दी। वो सीधी दीवार से टकराई और हाय, अहमद कहते कहते बलबला उठा। फरहत मामी की स्लीपर पूरी कुव्वत से उस पीठ से टकराई थी। अरे ना मुरादा, खुदा की मार तुम लोगों पर, बेज़बानों पर जुल्म करते हो, वो दांत कचकचाते हुए कह रही थी। उन्होंने उसकी पूरी बात सुननी थी। अरे वाह, मैं ना 3 में ना 13 में, बिला वजह मुझे मार रही है। मैंने थोड़ी मारा है उस बेज़बान को। वैसे उस बेज़बान ने जो जुल्म किए हैं वो किस हिसाब में? अनवर के खूबसूरत परिंदे, मेरे अपने 2 तोते, उसी बेजान की ज़बान का चटखारा बने थे और आज फराज के 4 चूज़े बैक वक्त खा गई थी वो आपकी बेज़बान। हम तीनों तो सब्र कर सकते थे, मगर फराज की जज्बाती तकरीर ने हमारा सब्र भी खो दिया। फिर भी हम सब ने सिर्फ उस मानो की बच्ची को घेर कर फराज के हवाले किया था। और फराज का तो सबको पता है ना, वो गुस्से का कितना तेज़ है। अहमद फुल स्पीड में शुरू था जब भी उसने फरहत मामी को दोबारा अपनी दूसरी स्लीपर उठाते देखा और लम्हा भर में जस्त लगाकर अपनी जगह छोड़ दी। और वो चप्पल जो मामी ने अहमद का निशाना लेकर फेंकी थी, पूरी ताकत से शुमाइम के कंधे से टकराई थी। तकलीफ़ की शिद्दत के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। लम्हे भर के लिए सबको सांप सूंघ गया और फरहत मामी बुरी तरह शर्मिंदा होकर उससे माजरत करने लगी। शुमाइम को लग रहा था कि जैसे उसके कंधे में आग लगी हुई है। वो फरहत से कोई बात नहीं कहने की हिम्मत भी नहीं पा रही थी खुद में। सॉरी मोमी आपी, आई एम वेरी सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ ना, मुझे हटना नहीं चाहिए था सामने से। अहमद की माजरत पर दर्द की शिद्दत के बावजूद उसे हंसी आ गई। हाँ, लगता है तुम्हारे कंधे खास से मजबूत हो गए, वरना कौन कह सकता है कि अभी यही चोट तुम्हें भी लगी थी। उसके कहने पर सबकी परेशानी ज़रा कम हुई। ऐसे मामी जी, ये वाकई जुल्म है, उसका अंदाज़ा मुझे अभी हुआ है। उसने फरहत की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो वो उसके कंधे सुलाते हुए अहमद को घूरने लगी। वाह आपी, ये हुई ना बात, दिल खुश कर दिया आपने। तो फिर हमारी आपकी दोस्ती पक्की? अहमद ने फरहत को कतई नज़रअंदाज करके उसे अंगूठा दिखाया और बाहर निकल गया। मामी, ये सब लोग कहाँ गए हैं? वो काफ़ी देर तक कमरों में तलाश करने के बाद किचन में काम करती रोमाना के पास आकर पूछ रही थी। हाँ, ये सारे बच्चे आज नहर पर गए हैं, तुम्हारा इंतज़ार किया था उन लोगों ने, फिर मैंने ही कहा कि तुम खाने के बाद सोने चली गई हो तो वो लोग चले गए, अब आते होंगे। रोमाना मिसाला भूनते हुए बता रही थी। मम्मी, पता नहीं क्यों खाने के बाद बहुत नींद आने लगी, हालांकि वैसे मुझे दोपहर सोने की बिल्कुल आदत नहीं। वो शर्मिंदा सी होकर वजाहत देने लगी। असल में तुम्हारी यहाँ कुछ ख़ास मसरूफ़ियत भी तो नहीं है ना, फिर तुम पुरसकून माहौल में रहने की आदी हो। यहाँ के हंगामे, तौबा तौबा। रेहाना ने मुस्कुराकर कहा तो वो लब भींच कर रह गए। पता नहीं क्यों, मगर मामी मैं अलग नज़र नहीं आना चाहती, बस यूँ ही। शुमाइम ने खिड़की में लगी जाली से नज़र बाहर डाली, जहाँ सेहन में हस्बे दस्तूर नानी जान लेटी थी। आज पहली बार वो अकेली थी। कोई बात नहीं, इंसान इसी माहौल का आदी होता है जहाँ वो शुरू से रहता आया हो। हम तुम्हारी मुश्किल समझते हैं और तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ अम्मा के पास जाकर बैठो, उनसे बातें करो, मैं अभी आती हूँ। रुमाना ने कहा तो वो बाहर आ गई। आओ शुमाइम, यहाँ बैठो, नानी अम्मा ने उसे नज़दीक देख कर आवाज़ दी। वो चुपचाप जाकर उनके नज़दीक बैठ गई। कच्ची मट्टी की सूंधी सूंधी महक पूरे सेहन में फैली हुई थी। शाम ढलने से पहले सेहन की धुलाई और सेहन के किनारे लगे पौधों को बहुत बाकायदगी से पानी दिया जाता था। शुमाइम ने गहरी सांस लेके के ज़रिए भीनी भीनी खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए साफ़ सुथरे और पुरसुकून माहौल का जायज़ा लिया था। पहले तो मैं अपने इस छोटे से बाग की अपने हाथों उससे देखभाल करती थी। इनकी तराश खराश और निगहबानी का अपना ही लुत्फ़ है, मगर कुछ अर्सा से ये काम वसाई के सुपुर्द कर दिया मैंने। अब ज़रा थकन हो जाती है, मगर फिर भी सारे दिन की मसरूफ़ियत के बाद जब यहाँ बैठकर उन्हें देखती हूँ तो ऐसा लगता है सारे गम दूर हो गए। नानी जान ने उसके दरख्तों और पौधों में दिलचस्पी को महसूस करते हुए बताया तो वह पलट कर गौर से उन्हें देखने लगी। हाँ वाकई, मुझे भी तो लॉन में वक्त गुजार कर ऐसा ही महसूस होता है। तुम्हें भी तो फूल पौधों की निगहबानी पसंद है ना? नानी जान ने कहा तो वो फिर हैरान रह गई। उन्हें कैसे पता? शुमाइम, अपनी बातें सिर्फ अपने आप से नहीं करते बेटा, कम बोलना अच्छी आदत है, मगर कभी कभी बोलना भी चाहिए, अपना आप हल्का महसूस होता है। उन्होंने फिर कहा तो वो मुस्कुरा कर रह गई। असल में नानी जान, मैं ज़्यादातर तन्हा रही हूँ, इसलिए कुछ आदत सी हो गई है। कसूरवार सिर्फ तुम्हारी माँ है, उसकी ज़िद है। उनके तासुरात बिल्कुल ऐसे ही नाकाबिले फ़हम थे जैसे वो अक्सर हलीम के चेहरे पर महसूस करती थी।
उसकी ज़िद थी कि तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल करने से पहले मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखाएगी। और देख लो, उसने अपनी ज़िद पूरी की। वो अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उठकर बैठ गई। ज़रा पानदान बढ़ाना बच्चे। उन्होंने इशारे से शुमाइम को पानदान की जगह बताई। नानी जान, किसी की ज़िद उसी वक्त ज़ोर पकड़ती है और कामयाब होती है जब मुकाबिल भी ज़िद में लासानी हो। उसने पानदान पकड़ते हुए उन्हें देखा। तुम यहाँ पहली बार आई हो, मगर इस घर के तकरीबन हर फर्द को गायबाना तौर पर जानती हो। हम सब तुम्हें तस्वीर में भी देख चुके हैं। ये सारी बातें गवाह हैं कि ज़िद करना माँ का शेवा नहीं, वो तो सिर्फ मोहब्बत कर सकती है, वरना मेरी तमाम औलादें अल्लाह के फजल से बहुत फर्माबरदार हैं। इन बातों में बहुत वज़न था। अब बहुत सी हैरानियाँ ख़त्म हो रही थी। एक बात पूछूं? वो एक बात जो मैं कभी मम्मा से ना पूछ सकी। वो झिझक कर रुक गई। हाँ पूछो। उन्होंने गोया उसका हौसला बढ़ाया। वो क्या बात थी नानी जान? ऐसा क्या हुआ था कि मम्मा ने मुझे आपसे इतना दूर कर दिया? वो खुद मिलने आती थी, मगर सिर्फ इसलिए कि कहीं मैं यहाँ आने की ज़िद ना करूँ, उन्होंने मुझे अपने आप से भी दूर कर दिया। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं आप लोगों से दूर रहूँ, और इसके बावजूद तौसीक ने तुम्हें ढूंढ निकाला। नानी जान मुस्कुराई। तुमने कभी सोचा कि उसे क्या गर्ज पड़ी थी तुमसे मिलने की, तुम्हें अपनों के बारे में आशनाई देने की? कहीं तो कोई था मेरी बच्ची जो बहुत दूर बैठे बैठे भी तुम्हारी तन्हाई पर कुड़ता था। वो चंद लम्हे के लिए उन्हें देखती रही। आप जानती थी कि तौसीक मुझसे मिलता रहा है? मैंने कहा ना कि मेरी तमाम औलादें बहुत फर्माबरदार हैं। तौसीक का तुमसे मिलना मेरे इल्म में नहीं था, बल्कि मेरे हुक्म पर वो तुमसे मिलता था। उनका एतमाद और इत्मीनान उनकी शख्सियत का बहुत ख़ास जुज़्व था, और यही एतमाद तौसीक ने उनसे विरसे में लिया था। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? आखिर आपके और मम्मा के दरमियान ऐसी कौन सी सर्द जंग है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है? इस सारे किस्से में मैं कसूरवार क्यों ठहराई गई? मुझे तन्हाई का अजाब क्यों सहना पड़ा? उसका लहजा तेज़ होने लगा तो चल लम्हे तक उनके दरमियान एक मायनी खेज खामोशी छाई रही। फिर नानी जान ने गोया कोई फ़ैसला कर लिया और उसे आराम से बैठने का कहकर गोया हुई। बेटा, तुम्हारी माँ एक इंतहाई ज़िद्दी औरत है। वो अपने गलत फ़ैसलों पर भी दूसरी निगाह नहीं डालती, चाहे इस फैसले से उसका अपना नुकसान हो जाए या उसकी औलाद का। और तुम्हें उसके गलत फ़ैसले की भिंड चढ़ने से बचाने के लिए मैंने तौसीक से वहाँ जाकर तुमसे मिलने और हरीम को इस बात पर मजबूर करने के लिए कहा था कि कभी कभी तुम्हें उससे मिलने देना चाहिए। वो गलत फ़ैसला क्या था नानी जान? शुमाइम ने बेसब्री से उनकी बात काटी तो वो एक लंबा सांस खींच कर रह गई। इस ज़माने में हरीम 10वीं जमात में थी। उस वक्त लड़कियों की शादियां अमूमन जल्दी कर देने का रवाज था। जब हरीम ने मैट्रिक पास किया तो उसकी सबसे अजीज़ सहेली नाइला की शादी का हंगामा खड़ा हो गया, और नाइला की ख्वाहिश थी कि हरीम उसकी शादी पर कम अज़ कम 2 दिन तो ज़रूर रुके। ना भाई, ये रुकने वुकने की बात तो बिल्कुल ना करना, बस शिरकत कर लेना, वो भी शादी में सिर्फ 1 घंटे के लिए। हरीम के पूछने पर उन्होंने चावल चुनते हुए 2 टोक अंदाज में मना कर दिया। अम्मा प्लीज़, एक ही तो सहेली है मेरी, उसकी शादी में भी रहने ना जाऊं? वो फरी और जीनत तो उसकी कोई बहुत अच्छी सहेलियां भी नहीं हैं, फिर भी दोनों 1 हफ़्ता रुकने आ रही हैं। मैं तो सिर्फ 2 दिन की बात कर रही हूँ। उसने मुंह बनाया। देखो बच्चे, सबके घर के अपने तौर तरीके होते हैं। उस घर में तुमने कभी किसी को किसी के घर शादी ब्याह के लिए जाकर रुकते देखा? और वैसे भी लड़कियों को ऐसी बातें जेब नहीं देती। अम्मा ने बहुत स्वभाव से उसे समझाया। इसमें भला लड़के लड़की की क्या बात है? वो मेरी दोस्त है। उसकी अम्मी भी इतना इसरार कर रही थी, मेरे रुकने का तो जवाब बनता है। नाइला की अम्मी बता रही थी कि ख़ानदान भर के अलावा उन्होंने 20 बिस्तर और मंगवाए हैं। इतने लोग आ रहे हैं रहने के लिए। आया करें मेरी बला से। और नाइला की अम्मी समझदार खातून है, मैं जानती हूँ वो ज़्यादा ज़ोर नहीं देंगी। उन्होंने हरीम की सारी दलीलें मानने से इनकार कर दिया, और फिर कितनी ही देर तक हरीम उन्हें कायल करती रही, मगर वो कायल होकर न दी। अम्मा, आप आखिर क्यों ऐसे मेरी बातों को रद्द कर देती हैं? उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। क्योंकि मुझे इस ज़माने पर एतबार नहीं। उनका दिल ज़रा नरम ना हुआ। ज़माने पर या मुझ पर? उसकी बात पर अम्मा ने एक नज़र उसे देखा। मेरी बात को हेर फेर करने की ज़रूरत नहीं, मेरा मतलब बस वही है जो मैंने कहा है, समझी? उनका लहजा कदरे सख्त हुआ था। नहीं अम्मा, आपको मुझ पर एतबार नहीं, मैं समझ गई हूँ। ठीक है तो फिर यही सही, वो बेरुखी से कहकर उठ खड़ी हुई और किचन में चली गई। चल हम बाद चावल भिगोकर बाहर आए तो हरीम उसी अंदाज में सर झुकाए बैठी थी। अम्मा देखे बगैर जान गई कि वो आंसू बहा रही है। वो दोबारा उसके नज़दीक बैठ गई। हरीम, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अभी तुम छोटी हो, मेरी बहुत सी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। वो चंद लम्हों के लिए रुकी, जैसे अल्फाज को तरतीब दे रही हूँ। बेटा, ये जो औरत है ना, इसे सिंफ नाजुक कहते हैं। जानती हो क्यों? वो काम करने से जल्दी थकती है। नहीं, औरत काम से नहीं थकती,
कड़ी तपती दोपहर में कपास चुनने वाली औरत, चक्की पर आटा पीसने वाली औरत, सुबह से शाम तक कोहलों के बैल की तरह काम करने वाली औरत काम से नहीं थकती, मगर फिर भी वो कांच से ज़्यादा नाजुक होती है और वो कांच उसका वजूद होता है, उसकी इज्जत होती है, और यह आपकी ना सिर्फ लोगों की नज़रों और बातों से ही चकनाचूर हो जाता है। अम्मा, मैं जिनके घर 2 दिन रुकने का कह रही हूँ वो बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, उनके अपने घरों में भी बहुएं बेटियाँ हैं, आप क्या समझ रही हैं उन्हें? हरीम इस वक्त चिकना घड़ा बनी हुई थी। अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं भला कौन होती हूँ किसी की शराफत और नजाबत पर शक करने वाली। मेरी तो बस अल्लाह से दुआ है कि उसने तुम्हारी सूरत में जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी ईमानदारी से निभा जाऊँ। मैं तो बस अपने ख़जाने की निगहबान हूँ। मेरा रब मुझे सुरखरू करे और जल्द से जल्द मुझे मेरे फ़र्ज़ से सबको दोष कराए, आमीन। बाकी ये कि तुम्हें इतनी रियायत मिल सकती है कि तुम मेहंदी बाइयों में भी शिरकत कर लो, मगर वहाँ रहने के लिए मौजू पर अब दोबारा बात नहीं होगी। उन्होंने अपनी अंदाज में कहकर बात ख़त्म कर दी। भाभो, ए प्यारी भाभो, वो अचानक ही आकर सिलाई करती रोमाना की गर्दन से लटक गई। भाभो, आज नाइला का मायू है, आप भी चले ना मेरे साथ, वरना ये अम्मा तो मुझे 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकने देंगी और शानी भैया को मुझे लेने के लिए रवाना कर देंगी। उसने इल्तिजा की, मगर रोमाना ने साफ मना कर दिया। ना भाई, मैं नहीं पढ़ती तेरे और अम्मा के मामले में, और वैसे भी तौसीक और रूबी का क्या होगा? तौसीक तो फिर बड़ा है, रूबी तो घंटा भर भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। हाय, मैं कुर्बान अपने भतीजे भतीजी पर, उन्हें लेकर चलते हैं भाभो। उसने चहकते हुए तौसीक को बाजुओं में भरा, जो इत्मीनान से अपने खिलौनों से खेलने में मगन था। इस अचानक हफ्तात पर मचल कर रह गया। अरे रुला मत देना, अभी 1.5 घंटा रोकर चुप हुआ है, न जाने पेट में दर्द था या कोई जिद सवार थी। रोमाना फिक्रमंदी से कहने लगी तो वो परेशान हो गई। भाभो, किसी डॉक्टर को दिखाना था ना, आप इसके मामले में लापरवाही मत किया करें। हकीकतन उसे अपना ये भतीजा जान से प्यारा था। नहीं, अब ठीक है, आराम से खेल रहा है, तुम फिक्र ना करो। रोमाना उसकी मोहब्बत पर मुस्कुराई। तौसीक पर वो यूं ही जान देती थी। अगर मेरी कोई बेटी हुई तो मैं उसे अपना दामाद बनाऊंगी, वो अक्सर लाड करते हुए कहती। तो फिर चलिए ना, इन दोनों को लेकर चलते हैं प्लीज़ भाभो। उसे दोबारा अपना मसला याद आया। ज़िद ना कर बहना, मेरा जाना बहुत मुश्किल है, और अगर इन दोनों को लेकर जाएंगे तो वहाँ परेशान करेंगे, और फिर दूसरे बच्चे भी हैं ना घर में, असद, उमर, नीलो, फैज़ी, सैरिश, उनका वो भी जाने की ज़िद करेंगे। रोमाना ने असल मसला बयान किया तो वो सर हिलाने लगी। एक तो पूरी फ़ौज है यहाँ, अब मोहल्ले भर के बच्चों को तो मैं ले जाने से रही, आप रहने दें। वो मायूसी से जाने के लिए उठी। माशाल्लाह कहते हैं हरीम। जाते जाते उसने रोमाना की तनबीही आवाज़ सुनी थी। हरीम के 4 भाई थे और चारों ही उससे बड़े थे। ज़िया, अवैस और काशान तो शादीशुदा थे और तीनों के ही बच्चे भी थे, मगर रेहान क्योंकि अभी पढ़ रहा था इसलिए अम्मा ने सिर्फ मंगनी कर दी थी। शादी उसके किसी काबिल हो जाने के इंतज़ार में आगे बढ़ा दी थी। अरे मेरे अल्लाह, ये तो नाइला के मायों में आई है या कॉलेज में? फरी ने उसके सादा से हुलिये पर चोट की तो वो मुँह बनाकर रह गई। आ गई हूँ, यही गनीमत समझो, वरना हमारी अम्मा तो बस। अच्छा आओ ज़रा, मैं मेकअप ही ढंग से कर दूँ तुम्हारा। यहाँ तो अम्मा नहीं है ना? फरी उसे घसीटते हुए नाइला के कमरे में लाई, जहाँ एक हाहाकार मची थी। हर कोई अपनी तैयारियों में मगन था। अजीब ही रंग था यहाँ का। और फिर वो ना करती रह गई, मगर फरी ने दिल भर के उस पर अपना हुनर आजमाया। और जब फरी ने अच्छी तरह तैयार करने के बाद उसके बालों को खोलकर उसे अपने खूबसूरत इयररिंग्स पहनाने के बाद आईने के सामने किया तो वो अपने आप को पहचान न सकी। क्या वाकई ही मैं हूँ? वो अपने आप को देखे गई। बस करो भी बन्नो, खुद ही मर जाओगी खुद पर, किसी और को भी तो मौका दो। फरी ने शरारत से कहा तो हरीम ने उसे एक धमोका जड़ दिया। रसूमात में वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। जब घड़ी पर नज़र पड़ी तो उसे होश आया। सबको हंगामे में मसरूफ़ छोड़कर वो तेज़ी से अंदर जाने के लिए उठी ताकि मेकअप साफ करके अपने असल हुलिये में आ जाए। थोड़ी देर में काशान उसे लेने आने वाला था। ज़मीन पर भेज दिया। खैर मसलहत उसकी, तुम्हें तो चाँद बनाया था आसमां के लिए। बड़े अंदाज से पढ़े जाने वाले शेर पर उसे झटका सा लगा था। वो जहाँ से गुजर रही थी वो निस्बतन पुरसकून गोशा था, उस वसी व अरीज़ घर का, और जितने करीब से आवाज़ आई थी उसे कोई शक नहीं था कि मुखातिब उसकी अपनी ज़ात ही थी। वो बेख्तियार ही पलटी और अचानक रोशनी में नहा गई। ये क्या बेहूदगी है? वो तैश के आलम में सामने खड़े लड़की और उसके हाथ में पकड़े कैमरे को देख रही थी। बेहूदगी नहीं, ये शेर था। वो मुस्कुराया। मैं आपकी बकवास के बारे में नहीं, इस हरकत के बारे में पूछ रही थी। वो बामुश्किल खुद पर जब्त कर रही थी। तस्वीर खींची आपकी हसीन खातून। वो बहुत इत्मीनान से गोया उसे मतला कर रहा था। मारे गुस्से के हरीम का दिमाग घूम गया। स्टूपिड। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और उसके हाथ से कैमरा छीनकर उसमें से रोल निकाला और ज़ोर से दीवार पर दे मारा। आइंदा के लिए ये सबक काफ़ी होना चाहिए। ये मैंने बहुत कम पर छोड़ा है क्योंकि आप अभी मुझे जानते नहीं हैं। उसने उंगली उठाकर सुलगते लहजे में तनबीह किया तो वो बहुत संजीदगी से उसे देखने लगा।
मेरा ख्याल आप बुरा मान गए। मेरी नीयत बुरी नहीं थी मैडम, ये तस्वीर मैं डेवलप करवा के आपको ही देता। असल में मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मेरा काम ही खूबसूरत मनाजिर और चेहरों को कैमरे की आंख में कैद करना है, इसलिए ये बेइख्तियारी सरजद हो गई आपकी परमिशन के बगैर। बहरहाल आई एम सॉरी। अच्छा, और वो वाहिया शेर? हरीम ने तपे हुए लहजे में पूछा तो वो तासुब से सर हिलाने लगा। प्लीज़ प्लीज़ मेरे इतने उम्दा ज़ौक़ को वाहियात तो मत कहिए, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि मुझे हमेशा बरवक्त और बरमहल शेर सुनाने पर जो दाद मिली है वो बेकार थी। हकीकतन मैंने आज पहली बार मौके के हिसाब से उम्दा तरीन शेर पढ़ सका। वो बहुत बेबाकाना अंदाज में उसे देख रहा था। हरीम चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। ये मुराद से हरीम की पहली मुलाकात थी। उस रात सोने से पहले नायला के माइयों का एक एक लम्हा किसी फिल्म की तरह हरीम के जहन के पर्दे पर चला था, और बहुत सी यादों की तरह एक याद उस शोख और किसी हद तक बदतमीज़ लड़के की भी थी। उसके होंठों पर बेख्तियारी मुस्कुराहट डूब थी। खुद को सराहे जाने का अनोखा अंदाज याद करके दिल में बड़े मीठे से एहसास ने करवट ली थी, और थोड़ी देर बाद सर झटक कर वो नींद की मेहरबान आगोश में इत्मीनान से जा सोई। मुराद से उसकी दूसरी मुलाकात नायला की शादी पर हुई थी। आज भी वो घर से सादे से हुलिये में आई थी, मगर फरी ने फिर उसे अच्छी तरह सजा सवार दिया था। इस वक्त वो दूल्हा वालों को खाना खिलाने में पेश थी, और किसी के पानी मांगने पर पानी लेने कूलर के पास आई थी। रंग है, फूल है, खुशबू है, सबा है कोई, मौसमी गुल की तरह हमसे मिला है कोई। वो पानी से भरे लबालब गिलास को देखती रह गई। मुश्किल पलटी तो वो वही लड़का पीछे खड़ा था। आपको तकलीफ़ क्या है आखिर? उसने सख्त नज़रों से उसे घूरा तो वो एक ठंडी आह भर के बोला। क्या बताएं जनाब, पहले से खदोखाल ना पहले से वो ख्याल, हम कितना एक दिन के अंदर बदल गए। उसने शेर अपने हिसाब से बदला तो हरीम बामुश्किल तेवरों के बल कायम रख सकी। आप मेरे सामने से हटिए प्लीज़। उसके लहजे की सख्ती बरकरार थी। वो नहायत फर्माबरदारी से एक तरफ हो गया तो वह सरस से आगे बढ़ी। एक मिनट मिस, उसने पीछे से आवाज़ दी तो हरीम बेख्तियार ही रुक गई, मगर पलटने की बजाय सिर्फ गर्दन मोड़कर उसे देखने लगी। एक बात पूछ सकता हूँ? अगर आप बुरा न माने। वो बहुत खूबसूरत लहजे में बात करता था, अभी इसीलिए हरीम पर इंकशाफ हुआ था। फरमाइए। हरीम का लहजा बेख्तियारी नरम हुआ था। मेरे दिल का वर्क सादा है अब तक, इजाज़त हो तो तुम्हारा नाम लिख लूँ। हरीम हौनकों की तरह मुंह खोले उसे देखती रह गई। आप कुछ पागल हैं? पहले नहीं था, मगर सोच रहा हूँ अब हो गया तो कोई अफसोस नहीं होगा। उसने बदस्तूर वही अंदाज़ अपनाया हुआ था। आप अपने दिमाग का इलाज करवाइए मिस्टर, मैं तो आपका नाम भी नहीं जानती। हरीम को अपने आप पर हैरत थी। वो उसे बर्दाश्त क्यों कर रही थी आखिर? मुराद, मुझे मुराद कहते हैं। वैसे मेरी तरफ से इजाज़त है, आप अपने दिल के वर्क पर मेरा नाम लिख लीजिए, और प्लीज़ इस मुराद को नाम मुराद मत कीजिएगा। वो बड़े दिलकश अंदाज में कहता हुआ आगे बढ़ रहा था। वैसे अगर मैं आपको सहती कह लूँ तो हमारी कहानी तो पहले से मशहूर है भाई। वो मज़े लेता हुआ आगे बढ़ गया और वो अपनी जगह पर जमी रह गई। अरे भाई, ये क्या बातें हो रही थी अपने हमसायों से? फरी ने आकर उसे चौंकाया। हमसायों से? हरीम हैरान हुई। हाँ, तुम्हारे सामने वाले घर में नए लोग आए ना, उसे मैंने वहीं देखा था। फरी की इत्तला पर उसे अपनी बेखबरी पर हैरत हुई, और फिर उस दिन जब वो कपड़ों की बाल्टी लिए छत पर आई तो कपड़े झटकते हुए लाशौरी तौर पर उसने सामने वाले घर का बगौर जायजा लिया था, मगर उसे वहाँ कोई नज़र न आया। इसके बाद भी 2-3 बार वो बहाने से छत पर गई और मुराद की मतलाशी रही, मगर वो उसे नज़र न आया। क्या बात है, क्या गुम हो गया तुम्हारा जो छत पर तलाशती फिर रही हो? कब से देख रही हो तुम्हें। इस वक्त भी वो ज़रा गुमसुम सी छत की सीढ़ियाँ उतर रही थी जब सेन में बिछी चारपाई पर बैठी तान लगाती अम्मा ने चुपते लहजे में उसे पूछा। घबराहट के मारे हरीम की हथेलियाँ नम हो गई। कब से देख रही हैं आप? अभी तो मैं कपड़े देखने गई थी सूखे या नहीं। बारिश हो जाती है तो सारे दोबारा भीग जाते हैं, फिर दोबारा धोऊं फिर सुखाऊं, अलग मुसीबत। अपनी घबराहट और खजालत मिटाने के लिए वो बोलती चली गई। अम्मा ने पान मुंह में रखते हुए बहुत तवज्जो से उसका सुर्ख चेहरा देखा था। अच्छा, इससे पहले तो जूते खाए बगैर तुम सूखे कपड़े लाने के लिए नहीं जाती थी। कहाँ 2 घंटे पहले डाले जाने वाले कपड़े 4 मरतबा देखने चली गई, और बारिश की भी खूब कही भाई। हाँ, मगर अल्लाह से क्या दूर है, चाहे तो सूरज से पानी बरसा दे। ऊंची शान है मेरे मौला की। वो तंज में डूबे नश्तर चलाते हुए चमकते सूरज और शफाफ आसमान पर नजरें दौड़ा रही थी। हरीम का दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। अल्लाह करे मैं मर जाऊँ। मेरी माँ को मुझ पर एतबार नहीं तो मैं और किसी से क्या तवक्को रखूँ। अपने अंदर के चोर को छुपाने के लिए वो खुद ही चोर का शोर मचाते हुए रोती हुई अंदर चली गई। अम्मा ने उसके अंदाज़ो अतवार का बगौर जायज़ा लिया। कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई, फिर जैसे किसी नतीजे पर पहुँच कर मुतमईन हो गई। अम्मा,
भाभो कह रही हैं उनको मैचिंग लेस चाहिए, वो भी लेती आइएगा। उसने शॉपिंग करते बाहर की तरफ जाती अम्मा से कहा और वापस पलटी तो सीढ़ियों पर नज़र पड़ते ही रुक गई। उस दिन के बाद से अम्मा की कुछ खोजती जांचती निगाहों के खौफ से वो भूल कर भी ऊपर न गई थी, मगर इस वक्त अम्मा की गैर मौजूदगी के बायस से ख्याल बड़ी सरत से उसके दिमाग में आया था और वो किचन में काम करती रोमाना से नज़रें बचाकर सीढ़ियाँ फलांग कर ऊपर आ गई थी। मगर उस दिन की तरह आज भी उस तरह खामोशी थी। वो कदरे मायूस होकर वापस पलटी। यानी उसी लम्हे एक पत्थर बहुत ज़ोर से उसकी पीठ पर आकर लगा था। एक लम्हे के लिए वो सुन होकर रह गई। उसने मुड़े बगैर कागज़ में लिपटा पत्थर उठाया और नीचे आ गई। कमरे में आकर धक धक करते दिल के साथ कागज़ खोला। फरियाद कर रही हैं तरसी हुई निगाहें। देखे हुए किसी को बहुत दिन गुजर गए। आज शाम 5 बजे बाज़ार मुराद बामुराद कर दीजिएगा प्लीज़। पर्चे में दर्ज तहरीर पढ़कर उसके आसान ख़ता हो गए। मैं अकेली, अम्मा ने तो कभी नहीं जाने देंगी। सोच सोच कर उसका जहन परेशान हो गया। नहीं, जाना तो मुझे है, हर हाल में शाम तक कोई बहाना तैयार कर ही लूँगी। उसने खुद को मुतमईन किया। अम्मा, मुझे ज़रा फरी के घर जाना है, कुछ काम है? वो बड़े मसरूफ़ अंदाज में चादर ओढ़ते हुए कह रही थी। क्या काम है? अम्मा ने उसकी मसरूफ़ियत का जायज़ा लिया। उफ़ो, कढ़ाई के डिज़ाइन के लिए किताब लेनी है। उसने सोचा समझा बहाना बनाया। अच्छा, माशाल्लाह रोमाना, आजकल हमारी हरीम कुछ ज़्यादा सलीकामंद नहीं होती जा रही है। अम्मा के मखसूस अंदाज़ पर वो जुज़्ब होकर रह गई। खैर, तुम ये सब्ज़ी रहने दो, मैं बना लूँगी। तुम ज़रा इसके साथ चली जाओ और आधे घंटे में वापस आ जाना, अम्मा ने रोमाना से कहा तो वो छुरी टोकरी में रखकर खड़ी हो गई। अम्मा, हद करती हैं आप भी। पिछली गली में जाने के लिए भी आप भाभो को तंग कर रही हैं। मैं चली जाऊँगी खुद ही। वो बौखला सी गई। अपने तय उसने खासी अच्छी प्लानिंग की थी। इस वक्त घर पे कोई नहीं था। रेहान और काशान दोनों ही बाहर थे। ज़िया और अवैस अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ कराची गए हुए थे और रोमाना रूबी और तौसीक को छोड़कर अमूमन कहीं नहीं जाती थी। नहीं, कोई बात नहीं हरीम, मैं ज़रा चादर ले आऊँ। रोमाना तो जैसे मुंतज़िर बैठी थी। भाभी, रूबी रोने लगेगी, उसने जवाब पेश किया तो रोमाना रुककर अम्मा को देखने लगी। तुम जाओ, आधे घंटे की बात है, इतनी देर तो मैं बहला लूँगी उसे। अम्मा का इत्मीनान काबिल दीद था। अम्मा प्लीज़, आप ऐसे क्यों करती हैं? क्या मैं पिछली गली में भी अकेली नहीं जा सकती? वो बुरी तरह पेचोताब खा रही थी। तुम्हें रोमाना के साथ जाने में क्या तकलीफ़ है? और इससे पहले तुम अकेली कब गई हो? अब की अम्मा ने उस पर बहुत सख्त निगाह डाली थी। मैं बच्ची नहीं हूँ कि कहीं गुम हो जाऊँगी। उसने पैर पटके। बाज़ औक़ात नौजवान भी गुम हो जाते हैं। मुझे हाथ मलने का कोई शौक़ नहीं। अपने ख़जाने की हिफाजत खुद करना पड़ती है। तुम्हें जाना है तो रोमाना के साथ जाओ, वरना बावर्ची खाने में जाकर हंडिया चढ़ाओ और घर में दिल लगाओ। उनका अंदाज़ हतमी था। अम्मा, आपको अपनी बेटी पर शक है? उसकी आंखों में चिंगारियाँ सी भरने लगी। अब तुम अपने दिल से जो चाहो घड़ो। मुझे जो कहना था सो कह दिया। वो मुतमईन अंदाज में सब्ज़ी काट रही थी। हरीम चंद लम्हे उन्हें देखती रही, फिर एक झटके से अपनी चादर उतार फेंकी और सिसकती हुई अंदर चली गई। उस वाक़या के चंद रोज़ बाद ही घर में उसकी शादी का हंगामा खड़ा हो गया। उसे पता चला तो उसके होश गुम होने लगे। अम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, अभी मुझे पढ़ना है। जितना पढ़ लिया वो काफ़ी है। ना हमें तुमसे नौकरी करवानी है, ना उससे जिसके घर जा रही हो। अम्मा अपने मखसूस हतमी लहजे में मुखातिब थी। मगर अभी कुछ दिन पहले तो जब उस डॉक्टर का रिश्ता आया था तो आपने यही कहा था कि हरीम अभी छोटी है, उसकी शादी का हम 2-4 साल बाद सोचेंगे और दूसरे ये कि रिश्ता अपने ही शहर में करेंगे। उसने उन्हें याद दिलाया। शहर का क्या है मेरे बच्चे, अल्लाह नसीब अच्छा करे। बस दिल करता था कि एक अकेली बेटी हो, कहीं करीब ही ब्याह ही जाओ। दूसरी बात कि ये भी हमारा वहम था कि तुम छोटी हो, इसका एहसास भी तुमने खुद दिलाया है। वाकई लड़कियां तो बस 15 टप जाएं तो बड़ी हो जाती हैं। उनके लहजे में कुछ था जिस पर हरीम चौंकी थी। मैंने एहसास दिलाया है अम्मा, उसने बहुत आहिस्ता से आवाज़ दी। क्या है? उन्होंने सर उठाया। अम्मा बस मुझे अभी शादी नहीं करनी। आखिर आपने ज़ुबैर के घर वालों को दोबारा पैगाम क्यों दिया? वो झुंझला सी गई। बस सरीम, अब खामोश रहो, मेरा मुंह ना खुलवाओ। इज़्ज़त के साथ इस घर से रुखसत हो, खुद भी अमनो आशिती से रहो और मैं भी चैन की नींद सोने दो, और हमें भी। अब की उनकी आवाज़ में सख्ती दर आई। मैं इनकार कब कर रही हूँ? मैं तो अम्मा, अब मुझसे नाराज़ हैं? वो बिला इरादा पूछ गई। शायद मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी हरीम। उनके लिए शायद में छुपे यकीन को महसूस करके हरीम बेख्तियारी उनका घुटना पकड़ कर बैठ गई। अम्मा प्लीज़, अम्मा मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं आप इस तरह मुझे घर से मत निकालिए, अभी मेरी शादी नहीं करें प्लीज़। उसे सारी चौकड़ी भूल गई। दर हकीकत इस वक्त उसके जहन में मुराद का दूर तक कोई तसव्वुर भी ना था। वो महज सरापा शर्मिंदगी बनी हुई थी। आइंदा? अम्मा ने हैरत से उसे देखा।
आइंदा का मुंह कौन देखेगा भाई, शादी तो तुम्हारी अभी ही होगी। ठीक है भाई, फितरत का तकाजा, जवानी मुँह ज़ोर होती ही है। अपने घर जाओ, अपना घर बसाओ, शौहर के साथ फलो फूलो, मगर मैं इस घर में रख कर तुम्हें यहाँ वहाँ मुँह मारने की इजाज़त नहीं दे सकती। अम्मा, माओ का दिल तो सुना है बहुत बड़ा हुआ करता, आप मेरी ये गलती माफ़ नहीं कर सकती। उसकी आंखें नम होने लगी। माफ़ मैंने कर दिया मेरे बच्चे, एक नहीं 100 बार कर दिया, मगर अब तुम्हें आजमाने की हमाकत नहीं करूँगी। शादी तो तुम्हारी अगले माह तय है बस। अम्मा, आपने मुझे किस कदर बेअतबार किया, आपको अंदाज़ा है मैं अपनी नज़रों में गिर रही हूँ। अगर आपने मेरी इस तरह शादी कर दी तो मैं आपको अपनी सूरत के लिए तरसा दूँगी, कभी आपको शक्ल नहीं दिखाऊँगी। आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे। बेअतबार तो हम भी हुए हैं बच्चे, हमने शिकवा किया तुमसे। खैर, जो तुम्हारी मर्ज़ी हो वही करना, हमारे लिए इतना ही काफ़ी होगा कि तुम जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो। बेटियाँ तो वैसे भी पराई अमानत होती हैं, उन्होंने साबित कदमी से कहा। अम्मा, फिर सोच ले, मैं इस शहर में कभी लौट कर नहीं आऊँगी। ये सोच लूँगी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। जो मेरे रब को मंजूर, उनके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया था, और फिर ऐसा ही हुआ। शादी के बाद हरीम कभी पलटकर उस शहर में नहीं आए। शुरू में ज़ुबैर ने काफ़ी ज़ोर दिया, मगर वो राज़ी न हुई। शुमाइम की पैदाइश पर ज़ुबैर अम्मा को मीरपुर से खुद लेकर आए थे उससे मिलवाने, मगर इस मौका पर भी उसकी रखाई और बेमुरवती में फ़र्क ना आया था। अब तो माँ बन गई है, मेरी पगली थी, अब भी खफकी ख़त्म नहीं करेगी। अम्मा ने ममता से चूर लहजे में शुमाइम को चूमते हुए हरीम को मुखातिब किया था। ये खफकी नहीं अम्मा, ये एक मुआहिदा है। मैंने कहा था कि अगर आपने इस तरह मेरी शादी कर दी तो मैं कभी पलट कर नहीं आऊँगी। इस मुआहिदे की पहली शर्त आपने पूरी की, दूसरी मैं पूरी करूँगी। उसका लहजा बेलचक था। ये सब तुम्हारे यकतरफ़ा फ़ैसले हैं हरीम, और मुझे ये बताओ, ज़ुबैर से तुम्हारी शादी में मेरा कौन सा मफाद था, सिवाय इसके कि मेरी अपनी बेटी सकून की ज़िंदगी गुजारेगी। अम्मा को हरीम का अंदाज़ बहुत नागवार गुजर रहा था, मगर फिर भी वो नरमी से उसकी खफगी दूर करने की कोशिश कर रही थी। तो गुजारने देना पुरसुकून ज़िंदगी मुझे, आप लोगों से नहीं मिलना मुझे, ना अभी ना कभी। आप लोगों से मिलकर मुझे अपनी नाकदरी का एहसास होता है। दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया आपने मुझे उस गलती की सज़ा दी जो मैंने की नहीं थी, मगर करने जा तो रही थी। अम्मा ने मसलहत की रविश छोड़कर उसकी बात काट दी। सबकी शिद्दत से उनका चेहरा सुर्ख हो रहा था। तुम्हें मैं ढील दे देती, तुम्हारे नफ्स के घोड़े पर लगाम न डालती, और अपनी इज्जत व आबरू के रौंदे जाने का तमाशा देखती। अगर मेरे ऐसा न करने की तुम्हें शिकायत है तो ठीक है, ऐसा ही सही। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो औलाद के आंसुओं पर मोम की तरह पिघल कर उनके कदमों में जा गिरती हैं और फिर अपनी इज्जत व नामूस की बर्बादी पर वावेला करती हैं। मैंने अपनी इज्जत उछालने का हक अपने बेटों को नहीं दिया। तुम तो मेरी बेटी हो। वो शुमाइम को कार्ट में लिटाकर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। हाँ, मैं बेटी थी, इसीलिए काबिल एतबार नहीं थी। आपने कभी प्यार से समझाया होता अम्मा, बहके हुए कदमों को मोहब्बत से राह रास्त पर लाया जा सकता है। आपने तो मुझे कभी समझाया ही नहीं, बस कानों सुनी बात पर यकीन करके अंधे कुएं में धकेल दिया मुझे। वो तल्खी से कह रही थी, माँ हूँ मैं तुम्हारी, कटहरे में खड़ा करूँगी तो हार जाओगी। पूरा शहर गवाह है मेरी एतबार का। डंके की चोट पे कहती थी कि अभी मेरी बेटी और पढ़ेगी, शादी का क्या है, 2-4 साल बाद हो जाएगी, मगर तुमने कायम रखा मेरा एतबार। समझाया इसलिए नहीं कि तुम्हारा ही भरम टूटता, और जब भरम टूट जाए तो आंखों में बेखौफी आ जाती है, और जब आंखें बेखौफ हो जाएं तो ज़बान खुल जाती है। ये आखिरी हद होती है मेरे बच्चे, इसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता। फिर मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते रह जाते, या अपनी इज्जत अपने हाथ से मट्टी में दबा दूँ या तुम्हारा दिल तोड़ दूँ। मैंने तो दोनों चीज़ें बचाने की कोशिश की है। बहरहाल अभी तुम इस हद पर नहीं गई थी कि मेरे किसी फ़ैसले से तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचती और तुम्हारा दिल टूटता। मुझे अपने फ़ैसले पर कल भी इत्मीनान था और आज भी इत्मीनान है कि यह फ़ैसला हम सबके हक़ में था। अब वो कदर पुरसुकून थी। दिल तो बचा लिया, एतबार का क्या होगा? वो एतबार जो मेरा आप पर था, जो मेरा मुझ पर था, इस एतबार का क्या होगा अम्मा? उसका वही होगा जो मेरे एतबार का हुआ। अम्मा की बेसाख्तगी पर पहली बार उसका सर झुका था। मैंने वहाँ तक बेहतरी की कोशिश की जहाँ तक मेरे इख्तियार में था। बाकी रद्द-ए-अमल तो वही मिलेगा जो मेरा अमल होगा, और अब एक गलती की सज़ा मुझे सारी ज़िंदगी ताने सुनकर मिलेगी। अब हर बार मुझे कसूरवार ठहराकर खुद बरी जमा हो जाएंगी। मैं चलती हूँ हरीम। अम्मा अपनी बड़ी सी चादर खोलने लगी। मुझे बहस मबासे से नफ़रत है, अपनी सफाइयाँ देने की आदत नहीं मुझे। अब भी 4 बातें इसलिए कर ली कि शायद तुम्हारा दिल साफ़ हो जाए। तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरी मोहब्बत पर शक ज़रूर करो, मगर आज के बाद मुझसे कोई वजाहत तलब करने की कोशिश मत करना। मैं दोबारा तुमसे मिलने तब तक नहीं आऊँगी जब तक तुम पहल नहीं करोगी। वो मजबूत लहजे में कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गए। हरीम चुपचाप उन्हें जाता देखती रही।
कुछ अर्सा के बाद ज़ुबैर का ट्रांसफ़र इस्लामाबाद हो गया और फिर चंद साल वहाँ गुजारने के बाद ये लोग कराची शिफ्ट हो गए। इस दौरान ज़ुबैर ने बहुत चाहा कि हरीम अपने घर वालों से मिल ले, मगर हरीम की ना हाँ में नहीं बदली। शुमाइम की पढ़ाई शुरू होने के बाद ज़ुबैर ने कराची में अपना क्लिनिक खोल लिया। मेहनत और लगन रंग लाई और वो क्लिनिक एक अस्पताल बन गया। ज़िंदगी के 18 साल पलक झपकते गुजर गए। बी फार्मेसी करने के लिए शुमाइम ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। उसके दिल में अक्सर अपने ननियाल वालों के बारे में तजस्सुस जागता, मगर हरीम इस बारे में कोई बात करने की रवादार नहीं थी। शुमाइम की फितरत में अपनी माँ के बरक्स बहुत लचक थी। वो अपनी आदात व अतवार में बहुत नरमखो और बामुरब्बत थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर एक दिन उसके पापा ने उसे डॉक्टर तौसीक शाह से मिलवाया था। मोमी, ये ना सिर्फ पाकिस्तान के मसीहाओं में काबिल ज़िक्र इजाफ़ा हैं, बल्कि ये तुम्हारे सगे मामूज़ाद भी हैं। ज़ुबैर की इस बात पर वो हैरत ज़दा रह गई। रियली? तौसीक उसकी हैरत पर सिर्फ मुस्कुराया था। आप अचानक कहाँ से दरियाफ्त हो गए? मेरा मतलब है, उसे अचानक अपनी माँ का ख्याल आया और वो अपनी हैरत पर काबू पाकर मोहतात नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगी। तौसीक, जब तुम छोटे थे तो तुम्हें लौकी का हलवा बहुत पसंद था। उसी लम्हे हरीम अंदर आई और शुमाइम, जो अभी खुद पर काबू पाने में मसरूफ़ थी, एक बार फिर हैरत के समंदर में गौते खाने लगी। पता नहीं अब तुम्हारा टेस्ट क्या है। इतनी जल्दी में हलवा बना तो नहीं सकी, मगर मंगवा ज़रूर लिया है। हरीम ने ढेर सारे लवाजमात से सजी ट्रॉली तौसीक के सामने रखी। थैंक्स पुप्पो, तौसीक मुस्कुराया था। वैसे बाय द वे, मेरा टेस्ट सिर्फ मोहब्बत और खुलूस है, और हाँ, पैगाम भी। वो क्या कहते हैं, मेरा पैगाम मोहब्बत है। तुम्हारे पैगाम पर भी मैं गौर करूँगी। तुम मौमी से मिले? हरीम उसकी बात काट कर शुमाइम की तरफ मतवज्जे हुई। बस आपके आने से पहले उन्हीं से मिल रहा था। पता नहीं मुस्कुराना उसकी आदत थी या मुस्कुराहट उसके चेहरे का हिस्सा थी। शुमाइम नहायत खामोशी से उसका जायज़ा ले रही थी। उसे अपना ये नौ दरियाफ्त शुदा कज़न बहरहाल पसंद आया था। ख़ासकर अपनी मामा को खुश देखकर उसे और भी अच्छा लगा था। ये मेरी बहुत लायक और आउटस्टैंडिंग बेटी है। स्कूल, कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी की मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ममास पे आदत उसकी तारीफ़ में रत्पुलसान थी और वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। सिर्फ स्टूडेंट्स अच्छी हैं या कुछ और एक्टिविटीज़ भी हैं? तौसीक बराह रास्त उससे मुखातिब हुआ। मेरा ख्याल है जिन जगहों का मम्मा ने नाम लिया है, वहाँ के हवाले से अच्छी स्टूडेंट के साथ सिर्फ काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि इन जगहों पर हमें स्टूडेंट होना ही काफ़ी होता है। शुमाइम ने कहा तो वह हंस दिया। वेरी गुड। आप बहुत देर से खामोश थी, अब वजह समझ में आई। नुक्ता उठाने वालों को कम ही बोलते देखा गया है अक्सर। वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंट फॉर दी थैंक्स फॉर दी कॉम्प्लीमेंट। वो भी मुस्कुरा दी। फिर तौसीक शाह अक्सर उनके घर आने लगा और वो उस घर और उस घर के रहने वालों के बारे में सब कुछ जानती चली गई, जहाँ उसकी माँ ने अपने बचपन के सुनहरे माहो साल गुजारे थे। हरीम भी अब पहले की तरह नागवारी का मुजाहरा नहीं करती थी, बल्कि सबकी बातें करते और सुनते हुए बाज़ औक़ात वो मुस्कुराने लगती तो शुमाइम बहुत हैरान होती। तौसीक भाई, आपने क्या घोल कर पिला दिया मम्मा को। पहले तो वो इन लोगों का नाम लेना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार शुमाइम ने पूछा था, लड़की मैं डॉक्टर हूँ, कोई आमिल या हकीम नहीं। तौसीक ने मसनूई खफकी से कहा था। वैसे मैं तो पैगाम मोहब्बत लेकर आया था, शायद पुप्पो ने कबूल कर लिया। उसने बगौर हरीम का जायज़ा लिया। वो मबहम से अंदाज में मुस्कुरा कर वहाँ से उठ गई। तौसीक भाई, क्या मैं और सबसे मिल सकूँगी? वो हसरत से कह रही थी। तौसीक ने बड़ी जांचती नज़रों से उसे देखा था। तुम्हें उन सब के दरमियान रहना भी है मोमी, वो बहुत आहिस्तगी से बोला। तुम ये सोचो कि तुम उन सब के दरमियान रह सकोगी? शुमाइम ने कदरे चौंक कर उसे देखा था। जी, मैं ज़रा मार्केट तक जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें लेनी है, तुम चलोगी? वो उसके जी को कतई नज़रअंदाज करके उठ खड़ा हुआ। आती हूँ, मम्मा से पूछ लूँ। वो भी खड़ी हो गई। ज़रूर जाओ। हरीम ने झट इजाज़त दे दी और उसके बाद अक्सर वो तौसीक के साथ बाहर जाने लगी थी, कभी मार्केट, कभी तफरीह का, कभी रेस्टोरेंट। हरीम ने उस पर ना पहले कोई पाबंदी लगाई थी और ना बाद में लगाई। पहले उसे तौसीक का साथ अच्छा लगा, फिर उसे तौसीक का साथ लुत्फ़ देने लगा और नहायत आहिस्तगी से वो तौसीक की आदी होती चली गई। आज तौसीक आया था। एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आने के बाद हरीम ने शुमाइम को बताया। अच्छा, फिर कब आएंगे? वो खाना खाते हुए एकदम रुक कर पूछने लगी। हरीम ने बगौर उसकी बेकरारी को देखा। तुम्हारे लिए अपना प्रपोज़ल लेकर आया था। उन्होंने इंकशाफ किया तो चमचा उसके हाथ से छूटकर प्लेट में जा गिरा। जी, मुझे भी इसी तरह हैरत हुई थी। कह रहा था कि वो और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। मैंने कहा कि तुम सिर्फ अपनी बात करो, मोमी को दरमियान में मत घसीटो। वो मेरी बेटी है, मैंने उसकी परवरिश बहुत आज़ादाना तौर पर की है, मगर मैं जानती हूँ कि उसने कभी इन हदों को पार नहीं किया जहाँ से मेरे हकूक़ शुरू होते हैं। उसकी शादी के मामलात मुकम्मल तौर पर मेरे इख्तियार में है। हरीम बगौर चुपचाप बैठी शुमाइम को देख रही थी। मैंने ठीक कहा ना मोमी? जी मम्मा। शुमाइम ने हलक में कांटे पड़ते महसूस किया और अपना हाथ गिलास की तरफ बढ़ाया।
और मैंने उससे ये भी कह दिया कि वो अब यहाँ मत आए। हरीम की बात पर कोई सयाल चीज़ भी शुमाइम के गले में अटकने लगी थी, मगर वो खामोश रही। चंद दिनों बाद हरीम ने उसे बताया कि मीरपुर से शुमाइम की कज़न की शादी का दावतनामा आया है। नीलोफ़र मेरे बड़े भाई की सबसे छोटी बेटी है और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ ज़रूर जाओ। और उसके ना करने के बावजूद हरीम ने उसे वहाँ भेज दिया था। तौसी भाई आ गए। दादू, अम्मी, तौसी भाई आ गए। दौड़ते भागते कदमों की धमक और चीखों पुकार की आवाज़ पर नानी जान की गुफ्तगू का तसलसल टूटा था और वो एक गहरी सांस लेकर रह गई। लो आ गई फ़ौज वापस, और शुक्र है डॉक्टर साहब भी तशरीफ़ तो लाए। हम तो समझे थे कि अपनी शादी के शादियाने सुनकर ही लौटेंगे। छोटी मामी आगे बढ़कर तौसीक को गले लगा रही थी। शुमाइम ने खुद को सुन्न होते महसूस किया था, तो वो लम्हा आ ही गया जिससे मैं खौफज़दा थी। जी जनाब, हम आ ही गए, लेकिन अब जाएंगे तब ही जब अपनी शादी के शादियाने सुन लेंगे। वो यकीनन मुस्कुराया होगा। शुमाइम ज़मीन पर गिरी नज़रें चाहते हुए भी ना उठा सकी। एक ज़बरदस्त ओह का नारा पूरी शरारती फ़ौज ने मिलकर लगाया था, मगर शुमाइम का झुका सर न उठा। अस्सलाम वालेकुम दादू, कैसी हैं आप? शुमाइम अब अपने बिल्कुल सामने तौसीक के गर्द आलूद जूते देख रही थी। नानी जान ने सलाम का जवाब देकर उसे ढेर सारी दुआओं से नवाजा। तुम कैसी हो मोमी? मज़ा आया यहाँ आकर? तुम्हें तो बहुत इश्तियाक सा यहाँ आने का, ढेर सारे कज़न से मिलने का, है ना? तौसीक एक मूढ़ा घसीटकर उसके सामने बैठकर नहायत नॉर्मल अंदाज में मुखातिब था। शुमाइम ने डरते डरते निगाह उठाए। क्यों भाई रूबी, सारिश, तुम लोगों ने कंपनी दी अपनी इस कमगोसी कज़न को? वैसे तो ये कम बोलती है, मगर जब बोलती है तो बहुत अच्छा बोलती है। बड़ा मुनफरिद सा अंदाज़े फ़िक्र है मोमी का। कहीं अपनी बेतों की बातों से परेशान तो नहीं किया इसे? क्यों अहमद? वो एक मखसूस से बुजुर्गाना शफ़क़त के साथ मुखातिब था और अंदाज़ सबके लिए एक जैसा था। शुमाइम जो उसका सामना होने से बहुत खौफज़दा थी, अब कदर इत्मीनान महसूस कर रही थी। जी नहीं जनाब, मैंने इन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि मुझसे तो इनकी फ्रेंडशिप हो गई है पक्की। अहमद ने हस्बे दस्तूर बात करते हुए रूबी के सर पर चपत लगाई। उसे एक पल को करार नहीं था। शुमाइम को हंसी आ गई। अच्छा सच बताना मम्मी, किस बात पर इस चक्करबाज की तरफदारी की थी? ऐसे ही तो इसकी किसी से नहीं बनती। तौसीक मुस्कुराया तो वो मुंह बनाकर रह गया। शुमाइम ने एक पल के लिए ध्यान से तौसीक को देखा। सबका मिजाज आशना, मेहरबान और छाँव जैसी शख्सियत। क्या कुदरत इसे मेरे नसीब में नहीं लिख सकती? उसका दिल लम्हा भर को बागी हुआ। अच्छा भाई, मैं ज़रा चेंज कर लूँ और तुम लोग भी जाकर नहाओ। सारे के सारे नहर में गाय भैंसों की तरह लोटे लगा रहे थे। वो बोलते हुए पलटा। शुमाइम ने सटपटाकर नज़रों का रुख मोड़ लिया। तौसीक मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। तौसीक के यहाँ आने के बाद शुमाइम को सही मायनों में उसकी यहाँ मकबूलियत का अंदाज़ा हुआ। वो हर उम्र के लोगों के साथ मुताबिकत पैदा कर लेता था और उसकी इस खूबी की मौतरफ तो शुमाइम यहाँ आने से पहले भी थी। आज नीलोफ़र का मायूं था। शोर व हंगामा अपने अरूज पर था। मायूं की रस्म से फारिग होकर सब अपने अपने सौरीले होने का दावा करने लगे और बलाखिर मुकाबलेबाजी शुरू हो गई। गाना गाने, हंसते हंसाते, फ़िक्रे बाजियाँ करते हुए सब थक कर चूर हो गए, मगर कोई हार मानने के लिए तैयार न था। तौसीक भाई, आप बताइए, सबसे अच्छा किसने गाया? रूबी ने आखिर तौसीक को जज बनाया। कैसे बता दूँ, अभी मैंने तो गाया ही नहीं है, वो मज़े से बोला तो सबने खूब तालियां बजा बजा कर शोर मचाया। तौसीक, फरमाइश चलेगी या अपने मूड से गाएगा? समीर और तौसीक एक दूसरे से बेहद करीब थे। चलेगी, तौसीक ने जवाबन कहा। अगर संजीदा मूड बनने जा रहा है तो मैं गिटार लेकर आता हूँ। अहमद तेज़ी से अंदर भागा था। थोड़ी देर में माहौल पर एक सन्नाटा सा तारी हो गया। शुमाइम ने हैरत से उस बदलते मंजर को देखा। तौसीक ने गिटार संभाल कर समीर के हवाले किया। समीर गिटार बहुत अच्छा बजाता था। दोनों ने आपस में कुछ सलाह मशवरा किया, फिर तौसीक ने गाना शुरू किया। ऐ जज्बाए दिल, गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो काम चलूँ और सामने मंजिल आ जाए। हाँ याद मुझे तुम कर लेना, आवाज़ मुझे तुम दे लेना, इस राह मोहब्बत में कोई दरपेश जो मुश्किल आ जाए। शुमाइम बेहद खामोशी से उसे देख रही थी। काश मैं तुम्हें आवाज़ दे सकती और तुम सुन सकते, काश। वो आंखें बंद किए नहायत जज्ब से गा रहा था। शुमाइम को एकदम ही उसका चेहरा धुंधला महसूस हुआ। उसने बेख्तियार पलकें झपकाई तो पानी का एक कतरा आंख से निकलकर उसके हाथ पर ठहर गया। मैं रो रही हूँ, मगर क्यों? उसने धीरे से आंखें साफ करके दोबारा तौसीक की तरफ देखा तो चोर सी बन गई। वो उसी की तरफ देख रहा था और गाना ख़त्म कर चुका था। सॉरी, मैं इसीलिए ऐसे गाने नहीं गाता। रकीकुल कल्ब लोगों पर ऐसा असर नहीं पड़ता। ये सिर्फ समीर की फरमाइश थी। उस सिर पर जोर देकर जो कह रहा था शुमाइम उस अनकही को सुन सकती थी। मैं बस
बस यूँ ही वो कुछ ना कह सकी। ये तो है पता है मम्मी, भाई जब संजीदगी से गाते हैं तो धीमे सुरों की गज़लें ख़ास तौर से ऐसी गाते हैं कि बस। रूबी उसके करीब बैठी भाई की मुदासराई कर रही थी। उसका दिल एकदम ही बेजार सा होने लगा। वो उठ खड़ी हुई। मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तौसीक ने बहुत इत्मीनान से उसे देखा और वो पलटकर अंदर चली गई। अपने कमरे में आकर भी वो काफ़ी देर तक मुस्तरिब सी रही। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था मम्मा, आपने क्यों भेज दिया मुझे यहाँ? शोलों को हवा दी जाए तो आग मज़ीद भड़कती है। ये कैसे मुमकिन है कि मैं यहाँ रहूँ और उसका ख्याल दिल में ना आए, जबकि वो हर लम्हा सामने अपनी ढेर सारी अच्छाइयों और अपने जज्बों की सच्चाइयों के साथ। आपने अच्छा नहीं किया मम्मा। वो जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में मुस्तकिल चक्कर काट रही थी। अब तक तो वो मुझे अच्छा लगता था, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता मुझ पर वो इदराक की मोहब्बत हो रहा है जिसके बाद या आपका एतबार बाकी रहेगा या मेरा दिल। और मैं इस हद तक जाने से डरती हूँ जहाँ इंतखाब मेरा दिल रह जाए। वो थक कर बिस्तर पर गिर गई। शादी से एक रोज़ कबल खिलाफ तवक्को हरीम और ज़ुबैर पहुँच गए। हैरत व खुशगवारी का अजीब सा मंजर था। इतना इंतज़ार करवाया हरीम, यूँ लगता है आंखें पथरा गई हैं। राह देखते देखते रुमाना ने उसे गले लगाया तो ना चाहते हुए भी हरीम की आंखें भर आई, मगर उन्होंने आंसुओं के कड़वाहट को हलक में उतार लिया और एक कतरा भी बाहर नहीं आने दिया। वो किसी फाते जर्नैल की तरह वसी और रीज़ बरामदे के वस्त में खड़ी कदर रखाई से लोगों से बोल रही थी। मोमी कहाँ है? उन्होंने किसी को मुखातिब किए बगैर पूछा। मम्मा। उसी लम्हे शुमाइम सैरिश के साथ बाहर आई और तेज़ी से आगे बढ़कर उनसे लिपट गई। शुक्र है मम्मा आप आ गई। वो बेख्तियार सी रोकर रो पड़ी। अरे अरे अहमर पानी लाओ। फरहत बौखला गई। सभी उसके रोने से परेशान हो गए। ये लीजिए आप ही, अब आप कम अज़ कम पुप्पो को इस जुल्म की दास्तान ही सुना दीजिए जो उनकी गैर मौजूदगी में आप पर तोड़े हैं हमने, जिनकी वजह से आप ये चश्मे बल के दरिया बहा रही हैं। अहमर कदरे खफकी से मुखातिब हुआ। अरे नहीं, बस यूँ ही। वो आंसू पूंछकर पानी पीने लगी। हर बार बस यूँ ही। रोना कोई अच्छी आदत तो नहीं और किसी को ना बताए इंसान, मगर कम अज़ कम खुद को तो वजह का अदराक होना ही चाहिए। क्यों पुप्पो? तौसीक अचानक सामने आकर कह रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम सुनाओ? हरीम ने इखलाकन भी मुस्कुराने की कोशिश नहीं की थी। फिर सही पुप्पो, अभी तो सिर्फ देखिए और देखती जाइए। तौसीक ज़ुबैर अली से मिल रहा था। उसके इस अंदाज़ पर शुमाइम साकित सी रह गई थी। हरीम ने जिन नज़रों से उसे देखा था वो खामखा मुजरिम से बन गई थी। चलो हरीम, अम्मा से तो मिल लो। रुमाना उनका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। अस्सलाम वालेकुम। वो उसी अंदाज़ में अम्मा के सामने खड़ी थी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अम्मा ने बहुत आम से अंदाज़ में उनके सलाम का जवाब दिया था। कैसी हो? सफ़र में मुश्किल तो नहीं हुई? अम्मा ने बैठने का इशारा किया। हुई तो, मगर आना भी ज़रूरी था। हरीम रूखेपन से कहते हुए बैठ गई। नहीं, इतना ज़रूरी भी नहीं था। अम्मा की बेसाख्तगी पर रुमाना जज्बुत से होकर रह गई। था ज़रूरी। आप लोगों को शुमाइम की मंगनी का दावतनामा भी तो देना था। हरीम का इत्मीनान काबिल दीद था। भला हम लोगों को दावतनामा देने की क्या ज़रूरत है? दावतनामे तो ख़ानदान के दूसरे लोगों को बांटे जाते हैं, ना कि लड़के वालों को। अम्मा पानदान करीब खींचकर गोया हरीम की कम अक्ली का मातम करने लगी। लड़के वाले? हरीम तलमला कर रह गई। हाँ, ज़ुबैर से बात हुई थी मेरी शुमाइम और तौसीक के हवाले से। उसने जिस खुशी और मोहब्बत का इजहार किया, मेरा तो दिल सरशार हो गया। अल्लाह उसे सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता करे। ऐसे दामाद भी किस्मत वालों को मिलते हैं। अम्मा पान मुंह में दबाकर उंगली से कथा चाट रही थी। अम्मा, शुमाइम मेरी बेटी, आप लोग कौन होते हैं उसके बारे में फ़ैसला? बस हरीम, खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो। नहीं अम्मा, आप मेरी बात सुनिए। हरीम अम्मा के बीच में बोल पड़ने से मज़ीद चरागपा हो गई। आपने सोच कैसे लिया कि हरीम हर बार आपसे हार जाएगी? जब हरीम आपकी बेटी थी तो फैसला करने का तमाम इख्तियार आपके पास था और आपने पूरे का पूरा इस्तेमाल भी किया। मगर अब बात आपकी बेटी की नहीं, मेरी बेटी की है, और अब वो होगा जो मैं चाहूँगी। मुझे नहीं करना आपके ख़ानदान में किसी से भी अपनी बेटी की शादी, और जब नहीं करना तो नहीं करना। बस जब आप सफाइयाँ देना शुरू पसंद नहीं करती तो मैं भी वजाहत देना ज़रूरी नहीं समझती। हरीम खड़ी हो गई। मैं आई तो नीलोफ़र की शादी में शिरकत के लिए थी, मगर नहायत अफसोस के साथ कह रही हूँ कि मैंने आकर गलती की। बहरहाल आइंदा ये गलती नहीं दोहराऊँगी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और कमरे से निकल गई। रुमाना हक्का बक्का सी खामोश बैठी अम्मा को देखने लगी, फिर हरीम के पीछे जाने लगी। ज़ुबैर, जब मैंने अज़हर के घर वालों को ओके कर दिया था तो आपने अम्मा को तौसीक के लिए हाँ कैसे कह दी? हरीम बिल्कुल हत्थे से उखड़ी हुई थी। कम ऑन हरीम, ये कौन सा वक्त है ये बातें करने का? ज़ुबैर नागवारी से मुखातिब हुए। सफ़र की थकान उनके चेहरे से आया थी। लोगों से मिलने मिलाने के बाद वो अभी आराम करने का ही सोच रहे थे, और वैसे भी सब यही मौजूद थे, और हरीम के इस तरह बिला लिहाज बोलने से माहौल पर एक नागवारी का एहसास छा गया था। मैं जो पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दें। कमाल है, मेरी ज़िंदगी को खेल तमाशा बना लिया गया है। जिसने चाहा डुगडुगी पकड़ कर बजाना शुरू कर दिया।
हरीम के तौहीन अमेज़ अंदाज पर ज़ुबैर अली का चेहरा सुर्ख पड़ गया, मगर उनके जवाब देने से पहले ज़िया दरमियान में आ गए। हरीम, इस वक्त तुम गुस्से में हो, बाद में बात कर लेंगे। अभी यूं भी तुम लोग थके हुए हो, थोड़ा आराम करो, ज़रा घूमो फिरो, इस घर को देखो, तुम्हारे चले जाने से कैसा वीरान सा हो गया था। इसके दरो दीवार हर रोज़ तुम्हारी याद में रोते थे। आज इतने दिनों बाद आई हो, इस तरह खफा रहोगी तो सबके दिल टूट जाएंगे। चलो शाबाश, अंदर जाकर आराम करो। ज़िया नरम लेकिन कतई अंदाज में मुखातिब थे। हरीम भी जाने क्या सोचकर उनकी बात मान गई। पलटने लगी तो नज़रें शुमाइम और तौसीक पर पड़ी। वो दोनों कदरे फासले पर खड़े थे, मगर साथ खड़े महसूस होते थे। शुमाइम का चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, एक अजीब सा खौफ उसकी आंखों में हलकोरे ले रहा था, जबकि तौसीक के चेहरे पर दुख था, सिर्फ दुख। शुमाइम, मेरे साथ आओ, वो हुक्मी अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ गए। कमरे में आकर उन्होंने शुमाइम को मुखातिब किया। मैंने तुम्हारी बात अतर से तय कर दी है। तुम जानती हो उसे मिसेस गिलानी का बेटा बहुत लायक और समझदार लड़का है। बस ठीक है मम्मा, मुझे ये सब जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। हरीम इस तरह बात काट दिए जाने पर लम्हे भर को सन्नाटे में आ गए। क्यों? तुम्हारा हक है ये सब जानना, तुम्हें सारी ज़िंदगी गुजारनी है उसके साथ। ज़ुबैर खामोशी से बैठे हरीम और शुमाइम की बातें सुन रहे थे। ठीक है, गुजार लूँगी। और कोई हुक्म? हरीम के लिए शुमाइम का ये अंदाज़ बहुत नया था। मम्मी, ये तुम किस तरह बात कर रही हो? उन्होंने टोका। किस तरह? शुमाइम ने उकता कर पूछा। मैं तुम्हें अतर के बारे में बता रही हूँ और तुम इस कदर ना बेजारी का मुजाहरा कर रही हो। उनका अंदाज़ नागवारी लिए हुए था। मेरी बेजारी को छोड़िए आप, मैं आपके हुक्म से मुनकिर नहीं हूँ, ये आपके लिए काफ़ी होना चाहिए। उसकी उकताहट बढ़ती जा रही थी। तुम नहायत बदतमीज़ हो गई हो, हरीम तेज़ लहजे में कह रही थी। फिर भी मेरा सर आपके फैसले पर झुका हुआ है मम्मा, उसने सर्द लहजे में कहा। तुम्हारे हर फर्ज से बगावत छलक रही है और तुम कह रही हो कि तुम्हारा सर मेरे फैसले पर झुका हुआ है। उन्होंने सर झटका। शुमाइम चंद में गौर से उन्हें देखती रही। अब मुझसे क्या कहलवाना चाह रही हैं? वो बेतासुर लहजे में पूछ रही थी। यहीं कि तुमने मेरे एतबार की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। हरीम उसके अंदाज पर तुलमला रही थी। वो इंतहाई बेखौफी से उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी थी। आपने मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से करने का हक अपने पास रखा था, वो हक आपके पास है, जहाँ चाहे मेरी शादी कर दे। मुझे तो उस शख्स के बारे में जानने का भी कोई इश्तियाक नहीं, मगर आपके एतबार की धज्जियाँ कब और कैसे उड़ गई? तुम तौसीक को पसंद करती हो तो मानती क्यों नहीं? हरीम ने कहा तो वो सर झटक कर रह गई। मैं तौसीक से मोहब्बत करती हूँ। फिर? हरीम को शुमाइम से इस डिठाई की तवक्को नहीं थी। मैं मानती हूँ मम्मा, मेरा जिस्म आपके हुक्म के ताबे हो सकता है, मगर दिल तो नहीं हो सकता ना। दिल पर तो मेरा अपना इख्तियार भी नहीं रहा है। मम्मा, मैंने आपसे कितना कहा था कि आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ना भेजिए। उस वक्त मैं खुद पर इख्तियार रखती थी, मगर आपकी ज़िद की वजह से आज मैं अपने दिल पर अपना इख्तियार खो चुकी हूँ। वो शख्स इतना अच्छा है मम्मा कि मुझे उसका ख्याल भी अच्छा लगता है, पुरसुकून, ठंडा, और जब वो मुस्तकिल मेरी आंखों के सामने रहता है तो मैं उसके बारे में बुरा कैसे सोचूँ? मगर मम्मा, आप इन सब बातों को छोड़िए। तौसीक कितना अच्छा, मुझे कितना अच्छा लगता है। बहरहाल मैं अतर से शादी करूँगी। आपके इख्तियारात तमाम तर हकूक़ के साथ आपके पास हैं। अब आराम करें। वो कहकर पलट गई। पुरसुकून और ठंडे मीठे लहजे में वो कैसे कैसे ज़ख्म लगा गई थी। हरीम की आंखों के सामने से जैसे दबीज़ पर्दे हटने लगे थे। मोमी, वो दोनों हाथ घुटनों पर लपेटे ठंडी ज़मीन पर सर झुकाए बैठी थी। जब ही तौसीक की आवाज़ आई, उसने आहिस्ती से सर उठाया। जी, इतनी रात को अकेले यहाँ क्यों बैठी हो? अंदर जाकर सो जाओ। वो खड़े खड़े मुखातिब था। अच्छा, वो बहुत फर्माबरदारी से बोली, मगर अपनी जगह से उठी नहीं। तौसीक चल लम्हे उसे देखता रहा, फिर वहीं ज़मीन पर उसके बराबर में बैठ गया। नाराज़ हो? शुमाइम ने रुख मोड़कर उसे देखा। नहीं, नाराज़ क्यों होंगी? यूँ ही मुझे लगा था। मोमी, वो रुका जैसे अल्फाज को तरतीब दे रहा हो। मुझे अपनी दुआओं की कबूलियत का बहुत ज़्यादा यकीन है। मैं नहीं चाहता कि बेसब्री दिखाकर मैं बेयकीनी का सबूत दूँ। पप्पू मुझे बहुत चाहती हैं। अम्मी बताती हैं कि वो अपने तमाम भतीजे भतीजियों में मुझको सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें कोई दुख पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि वो जो भी फ़ैसला करें अपनी मर्ज़ी और खुशी से करें, किसी दबाव के तहत ना करें। अब तक मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं की थी। मेरी हद्दुल इम्कान यही कोशिश रही थी कि मेरी जानिब से तुम्हारे जज्बात को महमीज़ ना मिले। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें पुप्पो के मद्दे मुकाबिल खड़ा होना पड़े और वजह मैं बनूं। आप बेफिक्र रहिए, आपकी पुप्पो को कोई दुख नहीं पहुंचेगा। मैंने अतर के रिश्ते के लिए हामी भर लिए। आप सब मुतमईन रहिए, मैं अपनी ज़ात से किसी के दिल शिकनी नहीं करूंगी। सब मुझसे अपनी अपनी मोहब्बत का खराज वसूल करना चाहते हैं। मेरी मोहब्बत और मेरे दिल की किसी को परवाह नहीं। मैं भी गिड़गिड़ाने और रोने वालों में से नहीं हूँ। शुमाइम की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उठकर खड़ी हो गई। मैं भीख नहीं मांगूंगी, न रहम की और न मोहब्बत की। हाँ, लेकिन जहाँ बेख्तियार हो गई हूँ वहाँ बेख्तियारी तस्लीम करती हूँ। अब क्या करूँ?
खुरच कर फेंक सकती तो फेंक देती आपकी मोहब्बत को। वो सिसकते हुए पलटी और दौड़ती बरामदा अबूर कर गई, मगर तेज़ी से निकलते हुए वो बुत बनी खड़ी हरीम को न देख सकी, जो अम्मा जान के कमरे की तरफ जाते हुए उन दोनों को गुफ्तगू करते देखकर रुक गई थी। अम्मा, हरीम ने रात को अम्मा के पास जाने का इरादा मुलतवी कर दिया था, मगर सुबह नाश्ते के बाद सबसे पहले वो अम्मा से बात करने पहुंच गई थी। मुझे तौसीक का रिश्ता कबूल है शुमाइम के लिए। अम्मा ने बेयकीनी से अपनी उस ज़िद्दी बेटी की तरफ देखा था। हाँ अम्मा, बस अब क्या, क्यों और कैसे मत पूछिएगा, बस अब आप मुझे माफ़ कर दें। जो बात 20 साल कबल मेरी समझ में नहीं आई वो अब आ गई है। अम्मा ने गहरी सांस भर के हरीम को देखा। बेटा, मुझे कुछ पूछने की ज़रूरत है भी नहीं। अपनी औलाद का दर्द सहना आसान नहीं होता। इंसान अपने हाथों औलाद को दुख बस उसी सूरत पहुंचाता है जब उसे किसी बड़े दुख से बचाना हो, बिल्कुल ऐसे जैसे ज़ख्म से मवाद निकालने के लिए चीरा लगाना पड़ता है। माँ बाप की बहुत सारी बातें बच्चों की समझ में नहीं आती। ये ना करो, वो ना करो, ये सब रोक टोक और पाबंदियाँ नागवार महसूस होती हैं। हर लम्हा ये बात जहन में आती है कि हम अपनी मर्ज़ी से ये भी नहीं कर सकते, मगर औलाद का जहन वालिदैन के तजुर्बे के मुकाबले में छोटा और नापुख्ता होता है। एक ये से उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं वो नहीं समझ सकते। बच्चों की ज़िंदगी का सबसे अहम दौर वही होता है जब वो कम उम्र होने के बावजूद खुद को बड़ा समझने लगते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी इसी दौर में लड़की और लड़के में दूरी पैदा करने का हुक्म दिया है। दोनों को एक दूसरे की तरफ देखने से भी मना किया है। ये तो आग और पानी है बेटा, आग और पानी का खेल तो यूँ भी ख़तरनाक होता है। मैंने क्या किया और क्यों किया तुम उस वक्त नहीं समझ सकती थी, बस यूँ समझ लो मैंने तुम्हें बचाना चाहा और बचा लिया। अब तुमसे भी यही कहूँगी कि जितनी बर्बादी होनी थी हो गई। अब इन दोनों की मोहब्बत को एक पकीज़ा रिश्ता में बदल कर इनके दिल टूटने से बचा लो। अम्मा खामोश हुई तो हरीम उनसे लिपट गई। अम्मा, मैं बहुत नादान थी और अपनी नादानी की सज़ा आपसे दूर रहकर भुगतती रही हूँ। और फिर ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे घर में फैल गई। पप्पू ने तौसीक भाई को बहैसियत दामाद कबूल कर लिया है। अरे रहने दो, सब ड्रामे थे उसकी अम्मा के। रुमाना ने मसनूई इतराहट के साथ शुमाइम की तरफ इशारा किया। मेरे बेटे पर तो इसकी नीयत शुरू से ख़राब थी। अपनी शादी से पहले भी अपनी बेटी के लिए उसे ही मांगती थी। वाकई चच्ची? सैरिश ने आंखें फाड़ी। और क्या? रुमाना ने शुमाइम को लिपटाकर प्यार किया। नीलोफर को मेहंदी लगाई जा रही थी और पूरा शरारती टोला यहाँ मौजूद था। अचानक धड़ से दरवाज़ा खुला और अहमद अंदर आकर तौसीक के साथ सामने खड़ा हो गया। मोहब्बत मुझे उन नौजवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन। क्यों भाई, ये कौन सावा सितारा है? समीर ने इस पर दस्तूर खिंचाई की। उफ़ो, मैं अपनी आप बीती नहीं सुना रहा, तौसीक भाई की मुदस्सराई कर रहा हूँ। वो कदर झुंझला कर पलटा। तो फिर आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूं कि ये कोई नौजवान नहीं और वो सितारा नहीं, समीर ने शरारत से कहा तो शुमाइम खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे लड़की, शर्म कर लो थोड़ी सी। घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है और तुम होने वाले के सामने बैठकर ठुठे लगा रही हो। समीर ने आंखें दिखाई। अरे जाइए, मेरी तो बात चल रही है। इधर देखिए, उसने नीलोफर की तरफ इशारा किया जो ज़ारा से बाकायदा लड़ लड़कर मेहंदी का डिज़ाइन दुरुस्त करवा रही थी। इन मोहतरमा की आज शादी है गालबन। हाँ यार, देखो क्या ज़माना आ गया, पता नहीं हमारे वक्त में क्या होगा। समीर ने गोया आह भरी थी। मोमी आपी, आपको दादो बुला रही है। सॉरी, मैं बताना भूल गया। अमर को अचानक याद आया तो वह जल्दी से उठकर बाहर आ गई। सुनो मोमी, राहदारी में उसे तौसीक ने धर लिया। वो उसके पीछे ही उठ आया था। जी। शुमाइम ने कदम आहिस्ता कर लिए मगर रुकी नहीं। एक अजीब सी झिझक वाने हो रही थी। एक बात कहना है। वो शुमाइम के साथ साथ चलने लगा। अब मेरी मोहब्बत को दिल से खुरच कर फेंकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे दिल में ही छुपा कर रख लो। जी बेहतर। और कोई हुक्म? वो हंसी जब्त करके बहुत संजीदगी से कह रही थी। हाँ, एक और। क्या? शुमाइम ने बेसाख्ता मुड़कर उसे देखा। मुझे भी। तौसीक ने उसकी आंखों में झांका तो वो हंसती हुई आगे बढ़ गई। और सुनो, मैं बाद में बताऊंगा कि मैं तुम्हें। शुमाइम ने कानों पर हाथ रख लिया। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो तेज़ी से नानी अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गई। तौसीक एक इत्मीनान भरी सांस लेकर पलट गया। मुझे यूं ही तो अपनी दुआओं के पुरस्सर होने का यकीन नहीं था। बस थोड़ा सब्र और हौसला चाहिए होता है, मंजिलें मिल ही जाया करती हैं। ए जज्बा दिल, अगर मैं चाहूँ। उसकी गुनगुनाहट फिज़ा में उसकी कामयाबी का यकीन बनकर फैल गई थी। तो ये था शॉर्ट सा नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।